अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज से हम इंशाल्लाह ताला अमेज़न फ्री ट्रेनिंग कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको शुरू में बता दूं कि ये कोर्स बुनियादी तौर पर दो किस्म के लोगों के लिए है। एक तो वो लोग जो अमेज़न पर इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और दूसरे वो लोग जो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं, यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं। तो दोस्तों इस कोर्स को हम दो हिस्सों में मुकम्मल करेंगे। पहला हिस्सा हमारा ये होगा कि हम अमेज़न बिजनेस मॉडल को थ्योरेटिकली समझेंगे, और फिर हम इसके दूसरे हिस्से में हर एक टॉपिक पर हम प्रैक्टिकल्स करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये कोर्स मुकम्मल करने के बाद आप इस काबिल होंगे कि इन्वेस्टमेंट करके आप अपना अमेज़न का बिजनेस शुरू कर सकें, या फिर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकें। तो दोस्तों अमेज़न पर बिजनेस करने के लिए सबसे पहला काम होता है अमेज़न पर अपनी एक दुकान बनाना। तो दुकान किस तरह से होती है? बुनियादी तौर पर हम अमेज़न पर अपना एक सेलर अकाउंट खोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अमेज़न सेलर अकाउंट की इकसाम क्या है, कितनी इकसाम है, और उन इकसाम की खसूसियात क्या हैं, और ये सारे सेलर अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। दोस्तों अमेज़न बुनियादी तौर पर दो किस्म के सेलर प्लान देता है। एक का नाम है इंडिविजुअल सेलिंग प्लान और दूसरे का नाम है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। तो अगर हम देखें इन दो प्लान्स के अंदर तीन किस्म के अकाउंट होते हैं। पहला अकाउंट है इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के अंडर, इसको कहते हैं इंडिविजुअल अकाउंट। और इसके बाद अगर हम प्रोफेशनल सेलिंग प्लान को देखें तो इसके अंदर दो किस्म के अकाउंट आते हैं। एक का नाम है प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट और दूसरे का नाम है प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट। तो दोस्तों आपने देखा कि इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के अंदर एक अकाउंट होता है जिसे इंडिविजुअल अकाउंट कहते हैं, और प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंदर दो अकाउंट होते हैं। एक होता है प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट और एक होता है प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट। तो इन दो सेलिंग प्लान्स के अंदर तीन किस्म के अकाउंट्स होते हैं। तो अब हम देखेंगे इनकी खसूसियात। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिविजुअल अकाउंट्स की क्या खसूसियात होती हैं, यानी कि इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के अंदर जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है उसकी क्या खसूसियात होती हैं। तो अगर हम सबसे पहला नंबर देखें तो ये फीस के बारे में है, यानी कि हर सेल पर $0.99 आपको अदा करना पड़ते हैं। ये फीस आपकी अमेज़न FBA फीस के अलावा और रेफरल फीस के अलावा है, यानी कि इसकी कोई फिक्स्ड फीस नहीं होती, आपको बस हर सेल पर $0.99 फीस अदा करनी होती है। उसके बाद इसमें एक लिमिट है कि महीने में 40 से ज़्यादा अशिया आप इस अकाउंट के जरिए नहीं बेच सकते। उसके बाद अगर हम तीसरा नंबर देखें तो इसमें मैनुअल लिस्टिंग करना पड़ती है, यानी कि इसकी लिस्टिंग जो प्रोडक्ट हम अपलोड करते हैं अमेज़न पर उसके टूल्स बहुत महदूद होते हैं। उसके बाद हम देखें तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बहुत महदूद होती है, यानी कि आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट के वो सारे टूल्स या वो सारे फीचर्स एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद गेटेड कैटेगरीज में आप प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते। तो गेटेड कैटेगरीज क्या होती हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करते हैं, लिस्टिंग कैसे करते हैं, ये इंशाल्लाह ताला आगे वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे चल के हम इनके प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। तो जनाब छठा नंबर हम देखेंगे कि लिस्टिंग बाय बॉक्स की अहल नहीं होती। ये बाय बॉक्स क्या होता है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको बाय बॉक्स कहते हैं और अमेज़न की तकरीबन मैक्सिमम सेल्स बाय बॉक्स के जरिए ही होती हैं। तो आप अगर इंडिविजुअल अकाउंट यूज कर रहे हैं तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो बाय बॉक्स की अहल नहीं होती, आपकी प्रोडक्ट पर बाय बॉक्स अपीयर नहीं होता। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट की खसूसियात। तो दोस्तों सबसे पहले हम दोबारा से फीस देखेंगे कि हर महीने में आपको $39.99 अदा करना पड़ते हैं। हर महीने ये फिक्स होता है, आपकी प्रोडक्ट बिके या ना बिके आपको हर महीने ये पैसे अमेज़न को अदा करने पड़ते हैं। ये फीस अमेज़न FBA और रेफरल फीस के अलावा है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें सेलिंग की कोई लिमिट नहीं होती, यानी कि जितनी मर्जी अशिया आप एक महीने में, एक साल में, 2 महीनों में, यानी कि जितनी मर्जी अशिया बेचें, जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स बेचें, इसमें आपको बेचने की कोई लिमिट नहीं होती। उसके बाद लिस्टिंग के सारे टूल्स की एक्सेस मिलती है। तो आप जब प्रोडक्ट अपलोड करते हैं अमेज़न पर तो उसके जितने भी टूल्स हैं अमेज़न पर अवेलेबल वो आपको उन तक आपकी यानी कि उन तक एक्सेस आपको मिलती है, आप सारे के सारे टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट की भी फुल एक्सेस मिलती है, आपको सारे के सारे टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप गेटेड कैटेगरीज में भी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, लेकिन गेटेड कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आपको एडिशनल सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपकी लिस्टिंग यानी कि आपके प्रोडक्ट्स पर बाय बॉक्स अपीयर होता है, आपकी लिस्टिंग बाय बॉक्स की अहल होती है। तो उसके बाद जो सातवीं इसकी खसूसियत है वो ये है कि ब्रांड रजिस्ट्री की एक्सेस भी मिलती है, यानी कि आप प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट इस्तेमाल करते हुए अपनी अमेज़न पर ब्रांड रजिस्टर भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद अब हमारे पास आता है प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट। इसकी क्या क्या खसूसियात हैं? इसकी भी खसूसियात प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट से मिलती जुलती हैं, तकरीबन सारी वही हैं। बस इसमें एक चीज़ ये है कि ब्रांड रजिस्ट्री आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाती है प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट इस्तेमाल अगर आप करते हैं। तो अब हम देखेंगे दोस्तों कि इन अकाउंट्स को बनाने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे कि इंडिविजुअल अकाउंट। तो इंडिविजुअल अकाउंट में हमें एक ईमेल आईडी, एक फ़ोन नंबर, आपका नेशनल आईडी कार्ड, उसके बाद चार्ज मेथड। चार्ज मेथड क्या होता है कि आपका वो क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड नंबर जहां से अमेज़न आपकी फीस की मद में पैसे काट सके। तो उसके बाद आपको डिपॉजिट मेथड देना होता है। डिपॉजिट मेथड क्या होता है कि अगर अमेज़न ने आपको पैसे भेजने हैं तो वो किस अकाउंट में भेजेगा, तो उसके लिए बैंक वायर्स या फिर वर्चुअल बैंक्स जो होती हैं वो हम इसमें ऐड करते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड्स कौन से बैंक्स के इस्तेमाल हो सकते हैं, कौन सी बैंक्स के नहीं हो सकते, वर्चुअल बैंक्स कैसे ऐड करते हैं इसमें, यानी कि पियोनियर वगैरह, उसके बाद बैंक वायर्स कैसे ऐड करते हैं, ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकल्स में सीखेंगे। उसके नंबर पर हमारी टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन पर अक्सर लोग परेशान होते हैं, हालांकि परेशानी की कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ अपना NTN नंबर देना होता है। और एक इंडिविजुअल अकाउंट जो होता है उसके लिए इंडिविजुअल NTN नंबर आपका आईडी कार्ड नंबर ही होता है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। तो सेम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सेम जो चीज़ें हैं इंडिविजुअल अकाउंट के लिए
वही आपको प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट के लिए भी चाहिए। ईमेल आईडी, फोन नंबर, नेशनल आईडी कार्ड नंबर, चार्ज मेथड, डिपॉजिट मेथड और टैक्स इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें कैसे प्रोवाइड करनी है, कैसे अकाउंट बनाना है, ये हम आगे चल के जो प्रैक्टिकल करेंगे, ये सारा कुछ मैं आपको उस वक्त बताऊंगा। उसके बाद है रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट। तो इसमें भी आपको ईमेल आईडी, फोन नंबर, नेशनल आईडी कार्ड नंबर, चार्ज मेथड, डिपॉजिट मेथड और टैक्स इन्फॉर्मेशन। इसमें जो टैक्स इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी जो बिजनेस कंपनी है उसमें जो एंट्री नंबर आपको बिजनेस कंपनी के नाम पर इशू हुआ है वो आपको प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद आता है बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको सारे अपने बिजनेस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो प्राइवेट कंपनी लिमिटेड, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड है, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके रजिस्ट्रेशन, उसके सर्टिफिकेशन आपको अमेजॉन को प्रोवाइड करने होंगे। इसके बाद दोस्तों अमेजॉन पर जब आप अकाउंट बनाएंगे उसके बाद अमेजॉन वेरिफिकेशन के लिए आपसे यूटिलिटी बिल्स, बिजली के बिल या फिर आपका आईडी कार्ड या फिर आपका पासपोर्ट नंबर मांग सकता है दोबारा से वेरिफिकेशन करने के लिए। तो ये सारा कुछ कैसे करना है इंशाल्लाह ताला आगे जो हम प्रैक्टिकल्स करेंगे उनमें ये सारा कुछ सीखेंगे। तो आज हमने थ्योरेटिकली ये सीखा कि अमेजॉन सेलर अकाउंट की एग्जाम कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, उनकी क्या क्या खसूसियात हैं और वो अकाउंट्स बनाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अमेजॉन FBA क्या है और कैसे काम करता है, और सबसे अहम कि इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है। तो जनाब शुरू करते हैं। अमेजॉन FBA का बुनियादी तौर पर मतलब होता है कि फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन। FBA एक शिपिंग सर्विस है जो अमेजॉन अपने सेलर्स को मुहैया करता है, जिसके जरिए प्रोडक्ट्स कस्टमर्स तक पहुंचाई जाती हैं। और आसान अल्फाज में इसको इस तरह कहेंगे कि ये एक सहूलत है जो कि अमेजॉन उन लोगों को देता है जो लोग अमेजॉन पर अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं ताकि उनका काम आसान हो। मिसाल के तौर पर मैं अमेजॉन पर टी-शर्ट्स बेचता हूँ। मैं क्या करूँगा कि जब भी ऑर्डर आएगा टी-शर्ट का, मैं एक टी-शर्ट पैक करूँगा और कस्टमर को भेज दूंगा, फिर दूसरा ऑर्डर आएगा, फिर पैक करूँगा, फिर कस्टमर को भेज दूंगा। लेकिन अमेजॉन क्या कहता है कि आपकी जो परेशानी है कि आपने ऑर्डर पैक करना है, आगे भेजना है, अगर कोई रिटर्न आता है तो आपने वापस रिसीव करना है, मैं आपकी ये परेशानी हल कर देता हूं। मैं क्या करूंगा कि आपने मुझे 1000-1500 टी-शर्ट्स इकट्ठी भेज देनी है, मैं उन्हें अपने पास स्टोर करूंगा और जब भी आपका कोई ऑर्डर आएगा मैं उसे खुद पैक करूंगा, खुद कस्टमर तक पहुंचाऊंगा। और अगर कस्टमर उसे पसंद नहीं करता, कोई रिटर्न आता है तो वो भी मैं खुद ही डील करूंगा। इसके बदले में आपने मुझे थोड़ी सी फीस देनी है। तो इस बात से उम्मीद है कि आपको अंदाजा हो गया होगा कि अमेजॉन की FBA सर्विस क्या चीज़ है। तो अब हम अहम टॉपिक की तरफ आते हैं कि अमेजॉन का तरीकाकार यानी कि अमेजॉन FBA का कंप्लीट प्रोसेस क्या है। तो अगर हम प्रोसेस की बात करें तो अमेजॉन का प्रोसेस 9 स्टेप्स में होता है। पहले 4 स्टेप सेलर यानी कि वो बंदा जो अमेजॉन पर चीज़ें बेचता है वो कंप्लीट करता है और बाकी के 5 स्टेप अमेजॉन खुद कंप्लीट करता है। अब हम बारी बारी इन सारे स्टेप्स को समझेंगे। सबसे पहला स्टेप जो आता है जो कि सेलर ने करना होता है वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन, यानी कि आपने एक प्रोडक्ट हंट करनी है, अपना पूरा वर्क उस पर करना है, उसके बाद आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो ये पहला जो है एक स्टेप होता है प्रोडक्ट सिलेक्शन का। जब आपकी सिलेक्शन कंप्लीट हो जाती है, प्रोडक्ट फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा स्टेप आता है। तो दूसरा जो स्टेप है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग का, यानी कि आप अपनी प्रोडक्ट अमेजॉन पर अपलोड करते हैं और अमेजॉन के टर्म में प्रोडक्ट अपलोड करने को, अपनी अशिया की तस्वीरें और डिटेल अमेजॉन पर डालने को प्रोडक्ट लिस्टिंग कहते हैं। तो दूसरा जो इसका प्रोसेस है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग का। तो जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं वो एक डमी लिस्ट होती है। डमी लिस्ट से मुराद ये है कि वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर्स तक नहीं पहुंच रही होती, सिर्फ क्या है कि अमेजॉन की वेबसाइट पर अपलोड हो जाती है। और ये कस्टमर्स तक इसलिए नहीं पहुंच रही होती क्योंकि अमेजॉन के पास उसके वेयर हाउस में उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कोई स्टॉक मौजूद नहीं होता, इसलिए वो कस्टमर्स तक नहीं पहुंच रही होती। लेकिन आपकी प्रोडक्ट अपलोड हो जाती है, आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाती है। जब आप स्टॉक वहां पे भेजते हैं, जब स्टॉक रिसीव हो जाता है तो प्रोडक्ट आपकी लाइव हो जाती है। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद जो तीसरा स्टेप होता है वो है इन्वेंट्री की तैयारी। जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, अमेजॉन आपसे पूछता है कि आप कितने पीसेस भेज रहे हैं, तो आप उसे बताते हैं कि इतने पीसेस हैं। वो पूछता है कि ये सारे पीसेस क्या एक ही डब्बे में आप भेज रहे हैं या फिर आपने इन्हें अलग अलग डब्बों में पैक किया है। तो आप उसे क्या देते हैं कि मैंने 4 या 5 डब्बों में, जितने भी आपके हैं उसे बताते हैं कि मैंने इतने डब्बों में से पैक किया है। तो वो क्या करता है कि आपको बार कोड भेजता है हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग। तो आपने क्या करना होता है कि एक एक बार कोड सारे प्रोडक्ट्स पर लगा देना होता है। उसके बाद जितने डब्बे आप पैक कर रहे होते हैं वो उतने डब्बों के लिए भी बार कोड भेजता है। वो आपने बार कोड आपने डब्बों पर लगाने होते हैं। डब्बों में लगाने के बाद आपकी इन्वेंट्री तैयार हो जाती है, यानी कि तीसरा स्टेप आपका मुकम्मल हो जाता है जो कि इन्वेंट्री की तैयारी का है। जब आपकी इन्वेंट्री तैयार हो जाती है फिर होता है चौथा स्टेप। चौथे स्टेप से पहले मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि ये जो बार कोड होते हैं इनमें मतलब डिजिटली इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जो कि जब हम चीज़ अमेजॉन को भेजते हैं तो अमेजॉन से स्कैन करता है तो उसे पता लग जाता है कि ये किस सेलर की है, किसने भेजी है, कहाँ रखवानी है, किस कैटेगरी की है, यानी कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस बार कोड में मौजूद होती है। तो अमेजॉन के वेयर हाउस में जब आपकी प्रोडक्ट पहुंचती है तो उसे स्कैन करता है तो उसे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके अलावा जब हम इसे भेजते हैं मतलब शिप करते हैं अमेजॉन के वेयर हाउस में, तो रास्ते में एयरपोर्ट पर तब भी वहाँ पर चेक करने के लिए आपका ये बार कोड ही इस्तेमाल होता है, इसमें मौजूद इन्फॉर्मेशन को ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जनाब चौथा स्टेप आता है कि शिप टू वेयर हाउस, सामान वेयर हाउस भेजना। तो आप क्या करते हैं, अमेजॉन को कहते हैं कि मेरा सामान तैयार है और मैंने आपको भेजना है। वो आपको एड्रेस भेज देता है कि भाई ये एड्रेस है मेरे वेयर हाउस का, मेरे गोदाम का, आपने क्या करना है कि यहाँ पे भेज देना है। और जो भी आप सर्विस इस्तेमाल कर रहे हो भेजने की, बाय एयर या बाय शिप, उसके जरिए आप उस एड्रेस पर सामान भेज देते हैं। उसके बाद आपका जो काम था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद काम शुरू होता है अमेजॉन का। जब सामान वहाँ पर पहुंच जाता है तो 5वां स्टेप होता है कि सामान खोलना और स्टोर करना। अमेजॉन आपका सामान खोलता है, उसके बारकोड स्कैन करता है और बारकोड में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके हिसाब से आपका सामान अपने पास स्टोर कर लेता है। जब सामान स्टोर हो जाता है तो आपने जो लिस्ट लगाई होती है जो कि डमी लिस्ट होती है तो वो बाकायदा लाइव हो जाती है, यानी कि छठा स्टेप यहाँ पर कंप्लीट होता है कि आपकी लिस्ट लाइव हो जाती है। आपने जो प्रोडक्ट अपलोड की होती है वो अब कस्टमर्स तक पहुंचना शुरू हो जाती है। जैसे वो कस्टमर्स तक पहुंचना शुरू होती है तो ज़ाहिर सी बात है ऑर्डर भी आना शुरू हो जाते हैं। और जब ऑर्डर आते हैं तो कस्टमर अपना अमेजॉन क्या करता है, 7वां स्टेप करता है
सातवें स्टेप में क्या है, ऑर्डर की तैयारी और पैकिंग। जैसे ही कोई बंदा ऑर्डर करता है, अमेजॉन को पता लग जाता है फ़ौरन। अमेजॉन क्या करता है कि आपकी वहाँ से प्रोडक्ट उठाता है, उसे पैक करता है, और फिर आठवें स्टेप की बारी होती है, वो होता है प्रोडक्ट डिलीवरी। वो अपने ही डिलीवरी सिस्टम के जरिए प्रोडक्ट को कस्टमर तक बिल्कुल सही तरीके से पहुँचाता है अपनी मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ। तो यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँच गई, आप भले रात को सो रहे हैं तो उसे भी फर्क नहीं पड़ता, ये सारी टेंशन अमेजॉन खुद बर्दाश्त कर रहा है। उसके बाद जो नौवां और आखिरी स्टेप होता है वो होता है कस्टमर सर्विस का। कस्टमर सर्विस का स्टेप क्या होता है बुनियादी तौर पर, कि जब भी आप प्रोडक्ट आपकी कस्टमर तक पहुंचती है, हो सकता है उसे बहुत पसंद आए, हो सकता है उसे पसंद ना भी आए। तो जब किसी कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट पसंद नहीं आती तो वो क्या करता है, उसे अमेजॉन कहता है ये मैंने लेनी है, वापस ले जाओ। तो अमेजॉन आपके लिए ये काम भी करता है, यानी कि आपको कस्टमर सर्विस भी देता है कि अगर प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद नहीं आती तो वो कस्टमर के घर से प्रोडक्ट उठाएगा, वापस आके वेयर हाउस में रख देगा। तो ये सारी की सारी जो सर्विस है इसे कहते हैं अमेजॉन FBA। उम्मीद है आपको अच्छे से अंदाजा हो चुका होगा कि अमेजॉन FBA क्या चीज़ है और किस तरह से काम करती है। अब यहाँ पर आपके ज़हन में एक बात आ रही होगी कि अमेजॉन FBA की कितनी फ़ीस चार्ज करता है। तो ये फ़ीस जो है वेरी करती है, आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी की है, आपकी प्रोडक्ट किस किस्म की है, आपकी प्रोडक्ट का वजन कितना है, आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशंस यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, यानी कि उसका साइज़ कितना है। तो ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के हिसाब से मुख्तलिफ फीसेस होती हैं। तो ये किस तरह कैलकुलेट की जाती हैं, कैसे पता लगेगा कि किस प्रोडक्ट के लिए कितनी फ़ीस होती है, ये इंशाल्लाह ताला कैलकुलेशन हम करेंगे जब हम प्रोडक्ट हंटिंग के बाद अपना प्रोडक्ट की जो प्रॉफिट कैलकुलेशन और कॉस्ट कैलकुलेशन करेंगे, उसमें हम इसको तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इसकी फीस की कैलकुलेशन आखिर कैसे की जाती है। अमेजॉन प्रोडक्ट के मुतालिक बुनियादी मालूमात, और बुनियादी मालूमात में हम 6 चीज़ें डिस्कस करेंगे, और ये चीज़ें सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि इंशाल्लाह ताला हम इनको मिसालों के जरिए अच्छे तरीके से समझेंगे। तो शुरू करते हैं जनाब। पहली जो चीज़ है जो हमने डिस्कस करनी है अमेजॉन प्रोडक्ट के मुतालिक, जो बुनियादी चीज़ है वो है कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो जनाब कीवर्ड्स ऐसे अल्फाज का मजमूआ होता है जिनको इस्तेमाल करते हुए कस्टमर अपनी मतलूबा प्रोडक्ट ढूंढता है, यानी कि वो अल्फाज जो कि कस्टमर इस्तेमाल करता है अपनी मतलूबा प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए। इसकी मिसाल देते हैं, मैं अमेजॉन पर जाता हूँ और अमेजॉन पर लिखता हूँ टॉकिंग कैक्टस टॉय। कैक्टस एक पौधा होता है, कांटों वाला पौधा होता है, आप हर किसी ने अक्सर देखा होगा। तो मैंने यहाँ पर 3 अल्फाज लिखे, टॉकिंग यानी कि बोलने वाला, कैक्टस जो कि पौधे का नाम है, और आगे लिखा है मैंने टॉय यानी कि खिलौना। आप देख रहे हैं कि इसके रिजल्ट भी शो हो रहे हैं। तो जनाब ये जो 3 अल्फाज मैंने लिखे हैं इनको कहते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ कस्टमर इस्तेमाल करता है देखने के लिए। अमेजॉन की दुनिया में कीवर्ड्स मैंने किंग कहता हूं, ये बादशाह होते हैं अमेजॉन की दुनिया में। क्यों होते हैं बादशाह? क्योंकि कस्टमर इन्हें इस्तेमाल करता है। जब भी हम अमेजॉन पर कोई प्रोडक्ट ढूंढते हैं तो उसकी मार्केट में डिमांड देखने के लिए हम कीवर्ड्स रिसर्च करते हैं, हम कीवर्ड सर्च वॉल्यूम देखते हैं। उसके बाद हम जब अपनी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं और अमेजॉन पर लगाने लगते हैं तो प्रॉपर हम अपने प्रोडक्ट के लिए कीवर्ड्स ढूंढते हैं जिन्हें गोल्डन कीवर्ड्स कहते हैं। ढूंढने के बाद हम उन्हें प्रॉपर तरीके से उन्हीं का टाइटल बनाते हैं, उन्हीं कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए हम बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं, उन्हीं कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए हम प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये इंशाल्लाह जो अगली हमारी वीडियो होगी प्रोडक्ट हंटिंग की, तो उसमें हम A9 एल्गोरिथम को भी देखेंगे, और अपना जो प्रोडक्ट हंटिंग की वीडियो होगी उसमें हम लिस्टिंग को भी डिस्कस करेंगे। तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि ये कीवर्ड्स इतनी ज्यादा अहमियत हामिल क्यों हैं। चलिए जी अब हम अपनी दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, प्रोडक्ट टाइटल। प्रोडक्ट टाइटल क्या होता है? तो जनाब प्रोडक्ट टाइटल ऐसे अल्फाज का मजमूआ होता है जो कि आपकी प्रोडक्ट का तारुफ पेश करता है, और यही अल्फाज कस्टमर सबसे पहले देखता है। प्रोडक्ट टाइटल में ज्यादा से ज्यादा 200 अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं। तो जनाब इसकी मिसाल भी देख लेते हैं। ये वापस हम अमेजॉन पर आ जाते हैं और ये देखें, ये जो हैं ये जो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट का टाइटल है, और ये मुख्तलिफ कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। इस प्रोडक्ट टाइटल में ज्यादा से ज्यादा 200 अल्फाज तक इस्तेमाल हो सकते हैं। तो प्रोडक्ट टाइटल आप देख सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट का सबसे पहला जो तारुफ होता है कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट टाइटल ही होता है। तो अब हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ आएंगे कि बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं? बुलेट पॉइंट्स अल्फाज का ऐसा मजमुआ होते हैं जो प्रोडक्ट के फवाइद और खसूसियात को मुख्तसर तरीके से बयान करते हैं, और हर प्रोडक्ट के लिए 5 बुलेट पॉइंट्स इस्तेमाल होते हैं। हर बुलेट पॉइंट में 500 अल्फाज तक इस्तेमाल हो सकते हैं। तो जनाब इसकी भी हम मिसाल देख लेते हैं। सबसे पहले ये हम वापस अमेजॉन पर आए और आप ये जो देख रहे हैं 5 पॉइंट्स, ये बुलेट पॉइंट्स हैं, इनको हम बुलेट पॉइंट्स कहते हैं। हर बुलेट पॉइंट में 500 अल्फाज तक इस्तेमाल हो सकते हैं। ये लिमिट नहीं है, 500 से कम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 500 अल्फाज तक इस्तेमाल हो सकते हैं। तो बुलेट पॉइंट्स में हम क्या करते हैं कि अपनी जो प्रोडक्ट की फवाइद और खसूसियात को हम मुख्तसर तरीके से बयान करते हैं, ताकि कस्टमर जब टाइटल देखने के बाद सबसे पहले हमारी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना चाहे तो मुख्तसर तरीके से जो बयान किए गए अल्फाज हैं उनको देख के उसे सारा आइडिया हो जाए कि प्रोडक्ट कैसी है, किस चीज़ के मुतालिक है और उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो जनाब हम वापस आते हैं। अब हम अपना अगला पॉइंट देखेंगे जो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो जनाब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होती है? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अल्फाज का मजमुआ होती है जो प्रोडक्ट के मुतालिक मुकम्मल मालूमात को तफसीली तरीके से बयान करती है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में 2000 अल्फाज तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो जनाब हम इसकी भी मिसाल देख लेते हैं। हम वापस अमेजॉन आएंगे और वही प्रोडक्ट है हमारी, हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, और हम इसमें देखेंगे नीचे ये सारी की सारी डिटेल जो है इसको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कहते हैं, अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक मुकम्मल और तफसीली मालूमात। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी तफसीली मालूमात इसने दी हुई है। तो इस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में 2000 अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो हम अब वापस आएंगे और हम देखेंगे अपना अगला पॉइंट, एसिन क्या होता है? एसिन ASIN यानी कि अमेजॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक प्रोडक्ट का एसिन 10 हिस्सों पर मुश्तमिल एक कोड होता है जो इस प्रोडक्ट की खास शनाख्त होता है, और ये कोड हर प्रोडक्ट के लिए मुनफरिद होता है।
बिल्कुल ऐसे ही है। हम वापस अमेजोन पर आते हैं और इस प्रोडक्ट का एसिन देखते हैं। हम नीचे जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ लिखा हुआ है एसिन और आगे कोड भी लिखा हुआ है। ये जो 10 हिस्सों का कोड है इसे एसिन कहते हैं। अमेजोन पर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं हर एक प्रोडक्ट के लिए ये कोड अलग अलग होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे स्कूल में सारे बच्चे पढ़ते हैं और हर बच्चे के लिए अलग अलग रोल नंबर होता है। बिल्कुल इसी तरह हर प्रोडक्ट का अलग अलग कोड होता है जिसे एसिन कहते हैं। एसिन हम मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। हम अपनी प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर इंशाल्लाह वीडियोस आएंगी तो आप एसिन का जो यूज़ है वो भी देख लेंगे। और अपनी जो अमेजोन की दुनिया में जब भी अपनी प्रोडक्ट का कोई रेफरेंस हम देते हैं या लेते हैं तो हम एसिन के जरिए ही हम अपनी प्रोडक्ट का रेफरेंस देते भी हैं और लेते भी हैं। चलें जी, अब हम वापस आते हैं कैटेगरी। कैटेगरी क्या होती है? अमेजोन प्रोडक्ट्स को उनकी मुख्तलिफ खसूसियात की बिना पर इनको ग्रुप्स में तकसीम कर देता है। इन ग्रुप्स को कैटेगरीज कहते हैं। अमेजोन यानी कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो मुश्तरका खसूसियात होती हैं उनकी बिना पर इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में बांट देता है और इन ग्रुप्स के नाम रख दिए जाते हैं और उन ग्रुप्स को हम कैटेगरीज कहते हैं। मिसाल के तौर पर फैशन की कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी। उसके बाद आप देख लें, यहाँ पर हम चले जाते हैं अमेजोन पर और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है ऑल। हम इसे क्लिक करेंगे, नीचे ये सारी की सारी कैटेगरीज हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। और आगे जो है हम देखेंगे कि कैटेगरीज की दो बुनियादी इकसाम हैं, एक गेटेड कैटेगरीज और दूसरी नॉन गेटेड कैटेगरीज। हम इनको भी देखेंगे। सबसे पहले गेटेड कैटेगरी क्या होती है? ऐसी कैटेगरीज जिनमें प्रोडक्ट्स को फरोख्त करने के लिए आपको अमेजोन की मंजूरी दरकार होती है। तो ये एक आपके लिए शायद नई बात हो। गेटेड कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जो कि जिसमें ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि इंसान की जिंदगी से ताल्लुक रखती हों, इंसान की सेहत से ताल्लुक रखती हों, या फिर वो केमिकल्स हों, या फिर वो लैब में इस्तेमाल होने वाली कोई खतरनाक चीज़ें हों, या फिर कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हों। ऐसी चीज़ें जो कि इंसानी सेहत को, इंसानी जिंदगी को या किसी के माल को नुकसान पहुंचा सकती हों, वो उनको गेटेड कैटेगरीज में डाल दिया जाता है। जो लोग वो बेचना चाहते हैं वो अपनी डिफरेंट सर्टिफिकेशन दिखाते हैं, अपनी अहलियत उनको दिखाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के सर्टिफिकेट आपसे मांगता है अमेजोन। जब आप उनको प्रोवाइड करते हैं तब आपको उन यानी कि गेटेड कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स बेचने की इजाज़त मिलती है। तो अब हम देखेंगे अगली कैटेगरी नॉन गेटेड कैटेगरीज क्या होती हैं। ऐसी कैटेगरीज जिनमें प्रोडक्ट्स को फरोख्त करने के लिए आपको अमेजोन की मंजूरी दरकार नहीं होती। यानी कि जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि इंसानी सेहत से भी ताल्लुक नहीं रखती, इंसानी जिंदगी से भी ताल्लुक नहीं रखती, उसके अलावा यानी कि कोई खतरनाक और कोई मतलब इस तरह की आइटम्स नहीं होती जो कि किसी की जिंदगी या माल को नुकसान पहुंचा सकें या नुकसान पहुंचाने का सबब बन सकें। तो ये सारी नॉर्मल आइटम्स होती हैं और अमेजोन पर ज्यादातर यही बिकती हैं। तो इन कैटेगरीज में आपको प्रोडक्ट्स बेचने के लिए कोई अलग से सर्टिफिकेट्स या कोई अप्रूवल या अथॉरिटी लेटर्स वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इनको कहते हैं नॉन गेटेड कैटेगरीज। आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट हंटिंग। यकीनन बहुत ही अहम टॉपिक है क्योंकि बगैर प्रोडक्ट हंटिंग सीखे अमेजोन बिजनेस को कामयाब बनाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो आज हम इंशाल्लाह ताला बाकायदा प्रैक्टिकल्स करके समझने वाले हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग होती कैसे है, इसमें क्या क्या टूल्स इस्तेमाल होते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह ताला हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल्स करके समझने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि हम इसमें प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह आपने टिक के देखनी है, इंशाल्लाह में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चलें जी शुरू करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग क्या है? ऐसी प्रोडक्ट ढूंढना जिसको अमेजोन पर बेचा जा सके और इसके मुतालिक तज्जिया करना कि इस प्रोडक्ट की अमेजोन पर कितनी डिमांड है और कितना कंपटीशन है, और इस बात का अंदाजा लगाना कि इस प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है, प्रोडक्ट हंटिंग कहलाता है। तो यहाँ पर एक और अहम सवाल आता है कि प्रोडक्ट हंटिंग क्यों जरूरी है? ऐसा क्यों नहीं होता कि हम कोई भी प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होती हैं, हम अमेजोन पर लगाएं और वहां पर वो बेचें? उसकी वजह यह है डिफरेंट मार्केट्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपने अमेजोन पर बेचना है या तो अमेरिका में बेचना है या फिर यूके में बेचना है या फिर ऑस्ट्रेलिया में बेचना है। आपने दोनों को चीजें बेचनी है। आपने ये नहीं देखना कि हमने क्या बेचना है। मेरी इसमें एक सिंपल सी मेरी एक बात होती है, वो ये है कि आपने वो चीज नहीं बेचनी जो आप बेचना चाहते हैं, बल्कि आपने वो चीज बेचनी है जो अमेजोन पर लोग खरीदना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने यूके में काम करना है या फिर अमेरिका में करना है, तो मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में खुद से मैन्युफैक्चर होते हैं। आपने कभी देखा है किसी अंग्रेज को खुसा पहने हुए या खुसा अमेरिका में बिकता है? नहीं बिकता। जैसी बात अगर आप अमेजोन पर से बेचने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं है अमेरिका में। तो इसलिए हम वो चीज बेचते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड होती है, इसलिए हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि ये पहले कौन कौन बेच रहा है, क्या क्या बेच रहा है, इस मार्केट में इसकी कितनी डिमांड है, इसका क्या रेट है, क्या कंपटीशन है, कैसे सोर्स हो सकती है। हम ये सारी चीजें मैनेज करके देखते हैं कि क्या ये अगर हम इस प्रोडक्ट को बेचें तो क्या हमारे लिए फायदेमंद होगी भी सही या नहीं। तो ये मकसद होता है प्रोडक्ट हंटिंग का। तो अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली 5 स्टेप्स में होती है। जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है क्रिएट क्राइटेरिया, यानी कि आप अपनी प्रोडक्ट के लिए क्राइटेरिया बनाते हैं कि आपकी प्रोडक्ट असल में होनी कैसी चाहिए। क्राइटेरिया किस बुनियाद पर बनाते हैं? वो होता है कि आप कौन सा आपने बिजनेस मॉडल चूज किया है, कौन सी मार्केट में आप सेल करना चाहते हैं, या फिर अमेरिका में कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, और आपका बजट क्या है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप क्राइटेरिया बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि कोई प्रोडक्ट ढूंढते हैं, सैंपल प्रोडक्ट ढूंढते हैं अमेजोन पर, अलीबाबा पर, अली एक्सप्रेस पर, कोई एक प्रोडक्ट ढूंढ के फिर आप उसे क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 फिल्टर फ्रॉम क्राइटेरिया करते हैं। यानी कि आपने जो क्राइटेरिया बनाया होता है उसके साथ आप उसे फिल्टर करते हैं, क्या ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती भी है या नहीं उतरती। अगर वो पूरी उतरती है तो फिर हम स्टेप नंबर 4 पे आते हैं, पेटेंट चेक। ये पेटेंट क्या होता है मैं आगे चल के आपको अच्छे से समझा दूंगा और ये भी बता दूंगा कि पेटेंट को चेक कैसे किया जाता है। उसके बाद पेटेंट भी क्लियर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 5 पे आते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेशन। हम इस प्रोडक्ट की प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कि हम इसमें इसे कितने में खरीद सकते हैं। उसके बाद कौन कौन से इस पे खर्चे आने हैं, अमेजोन ने कितनी फीस लेनी है। उसके बाद एंड पे हमें नेट प्रॉफिट कितना बचना है। उससे हम ये हमारा आखिरी स्टेप होता है। उसके बाद हम अपनी प्रोडक्ट को फाइनल करते हैं कि हम ये चीज अमेजोन पर बेचने वाले हैं।
चलिए जी अब डिस्कस कर लेते हैं टूल्स फॉर Amazon प्रोडक्ट हंटिंग, यानी कि वो कौन कौन से टूल्स हैं जो Amazon प्रोडक्ट हंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। आमतौर पर बहुत ही ज्यादा मशहूर जो टूल्स हैं वो दो हैं, एक है हीलियम 10, एक है जंगल स्काउट। ये बुनियादी तौर पर दोनों एक ही जैसे टूल्स हैं, बस इनका इंटरफेस थोड़ा बहुत तब्दील होता है और उनके टूल्स के नाम थोड़े थोड़े अलग होते हैं, बाकी ये काम दोनों एक ही करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो टूल इस्तेमाल करने वाले हैं वो है हीलियम 10। तो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि आपने हीलियम 10 डाउनलोड कैसे करना है, यूज कैसे करना है। गूगल पे जाकर आपने हीलियम 10 लिखना है, उसके बाद इसका फर्स्ट लिंक क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी, साइन अप फॉर फ्री। बेसिकली ये पेड टूल्स है। तो आप यहाँ पे साइन अप फॉर फ्री में सबसे पहले नाम लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट करना है, मैं भी कर लेता हूँ। बेसिकली मैं आपको हीलियम 10 का अकाउंट बनाना यहाँ पे सिखा रहा हूँ। हीलियम 10 का एक तो फ्री अकाउंट शुरू में बन जाता है और ये लिमिटेड यूज होता है इसका। उसके बाद आई एग्री विद पॉलिसीज एंड टर्म्स एंड सर्विसेज, उसके बाद साइन अप कर लेना आपने। जैसे ही साइन अप करेंगे आप यहाँ पर हीलियम 10 का आपका अकाउंट बन गया है। आप हीलियम 10 का जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है ये उसका इंटरफेस है, बहुत सारे टूल्स हैं, सब टूल्स हैं। और दूसरा काम आपने क्या करना है कि हीलियम 10 की क्रोम एक्सटेंशन, गूगल पे लिखेंगे हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन। क्रोम आपको पता है गूगल का ब्राउजर है, इसके साथ एक टूल होता है जो कि इसका अटैच हो जाता है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड आवर एक्सटेंशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रो योर Amazon बिजनेस विद आवर क्रोम एक्सटेंशन, तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ नीचे डाउनलोड नाउ, यहाँ नीचे आएंगे, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे और ये ब्राउजर में आपने क्रोम ब्राउजर यूज करना है। ऐड टू क्रोम करेंगे इसे, ऐड टू क्रोम। उसके बाद यहाँ ऐड एक्सटेंशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये भी एक ऑनलाइन टूल है जो कि आपके क्रोम ब्राउजर के साथ अटैच हो जाता है, जो आपको डाटा देता है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का। देखें जी यहाँ पर हो गया है हमारा क्रोम के साथ ये एक्सटेंशन अटैच हो गई है। अब आप यहाँ पे जाएं सेटिंग्स में और यहाँ पर एक्सटेंशन में जाएं तो यहाँ देखें कि हीलियम 10 की जो एक्सटेंशन है वो शो हो रही है, यानी कि हीलियम 10 की एक्सटेंशन ऐड हो चुकी है। उसके बाद हम वापस आते हैं अपने स्टेप्स की तरफ कि हमने शुरू करना है। चलें जी शुरू करते हैं पहले स्टेप के साथ, बाकायदा प्रैक्टिकल्स के साथ। तो पहला अपना जो स्टेप है वो है प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया बनाना है हमने। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया फॉर यूएसए मार्केट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, अमेरिका की मार्केट का। बुनियादी तौर पर क्राइटेरिया को सिंगल एक आदमी नहीं बना सकता, इसके लिए एक एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस टीम चाहिए होती है, वो क्राइटेरिया बनाती है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ टीम्स काम कर रही हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च की होती हैं उनका सारा डाटा मैच करते हैं और देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट हमारी कामयाब हुई है और कौन सी जो प्रोडक्ट हमारी कामयाब नहीं हुई। तो क्या करते हैं वो डाटा सारा एनालाइज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि एक क्राइटेरिया तैयार करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो हम अमेज़न पर बेचना चाहते हैं उसमें क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से ये जो है क्राइटेरिया यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब प्रोडक्ट आपका साइज जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंडी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट शुड नॉट बी सीजनल, प्रोडक्ट शुड नॉट बी डेंजरस इजीली ब्रेकेबल, प्रोडक्ट शुड नॉट बी गेटेड कैटेगरी, नीचे वगैरह और भी लिखे हुए हैं। हम साथ साथ इनको अप्लाई करते जाएंगे, उनको समझते जाएंगे। तो ये है क्राइटेरिया अमेरिका की मार्केट में फ्रॉम पाकिस्तान बेचने के लिए। उसके बाद जो ये हमारा पहला स्टेप यानी कि क्रिएटिव क्राइटेरिया जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। उसके बाद यूके का जो क्राइटेरिया है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में या फिर अगली वीडियो में शेयर कर दूंगा। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 2 आता है फाइंड ए प्रोडक्ट विद टूल्स एंड आइडियाज। तो अब आपने क्या करना है कि कोई भी ऐसी रा प्रोडक्ट ढूंढ लेनी है, आपका कोई भी एक आइडिया आ गया हो किसी प्रोडक्ट का, या फिर आपका किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो, या फिर आप टूल्स की मदद के साथ वो प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। टूल्स हमारी हेल्प करते हैं। हम इस वीडियो में हीलियम 10 यूज कर रहे हैं, तो हम हीलियम 10 की वजह से जो है ना प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलें जी अब हम हीलियम 10 को इस्तेमाल करते हुए एक प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, हीलियम 10 की वेबसाइट खोलेंगे। उसके बाद क्या करना है आपने लॉगिन, जो हमने अकाउंट बनाया है उस अकाउंट का जो पासवर्ड और ईमेल आईडी देके हमने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करेंगे इंटरफेस आपका सामने आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स को आप लोग क्लिक करेंगे जब, तो यहाँ आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं। Amazon ब्लैक बॉक्स Amazon प्रोडक्ट रिसर्च, तो ये आप इसे मुख्तलिफ क्राइटेरिया देख सकते हैं कि हमारे लिए ऐसी प्रोडक्ट ढूंढो। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं, अमेरिका में, यूके में, या फिर फ्रांस में, इटली में, या फिर यानी कि जिस आप प्रोडक्ट जो भी आपका एरिया है, यानी कि जो भी मार्केट है आपकी, वहां पर आप क्या करेंगे उस मार्केट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, यानी कि किस कैटेगरी से आपके प्रोडक्ट आप किस कैटेगरी में ढूंढना चाहते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि ये होम एंड किचन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इजीली प्रोडक्ट्स निकल जाती हैं, स्टैंडर्ड एक कैटेगरी है। उसके बाद मंथली रेवेन्यू उसका कितना होना चाहिए, हम यहाँ लिख देते हैं $10,000 डॉलर्स में लिखेंगे। उसके बाद प्राइस कितनी होनी चाहिए, हम मैक्सिमम $25। उसके बाद रिव्यूज काउंट हम लिख देते हैं अराउंड 500 होने चाहिए। रिव्यू रेटिंग्स, इसकी रेटिंग्स कितनी चाहिए, मिनिमम हम कम से कम भी 4.2 लिख देते हैं। उसके बाद शिपिंग साइज हम लिख देते हैं स्मॉल स्टैंडर्ड साइज। उसके बाद ये एडवांस रहने दें। उसके बाद हम करते हैं सर्च। जब हम सर्च करेंगे तो हम आप देख सकते हैं नीचे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमें हीलियम 10 ने ढूंढ के दे दी हैं, 200+ प्रोडक्ट्स। तो अब नीचे जाएं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जो कि हीलियम 10 ने हमें हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से ढूंढ के दी हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाली प्रोडक्ट स्मॉल फोल्डिंग हैंड फैन, ये प्रोडक्ट हम इस पर कुछ रिसर्च करते हैं, ये मुनासिब लग रही है, इसे खोल लेते हैं। ये सीधा अमेज़न पर खुलेगी। रेटिंग्स 280 लोगों ने इसे रेटिंग्स दी हैं जो कि 4.2 से ऊपर हैं, जैसे हमने सेट किया था अपने टूल में। इसके साथ रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी खुल गई हैं, यानी कि एक हमने रॉ प्रोडक्ट ढूंढ लिया। हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या हम ये वाली प्रोडक्ट या इस तरह की कोई और प्रोडक्ट हम मार्केट में अगर सेल करें तो उसकी क्या डिमांड है, क्या कंपटीशन है, और क्या ये प्रॉफिटेबल भी है या नहीं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम अपने स्टेप नंबर 3 पर जाएंगे। जो हमने पहले जो हमारा जो क्राइटेरिया था, हम उस क्राइटेरिया से इस प्रोडक्ट को फिल्टर करेंगे। तो इसको फिल्टर कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि प्रोडक्ट शुड नॉट बी स्टैंडर्ड साइज एंड वेट।
सॉरी, प्रोडक्ट शुड बी इन स्टैंडर्ड साइज एंड वेट, यानी कि उसका वेट और साइज कम होना चाहिए। क्यों? अगर वेट और साइज ज्यादा होगा तो अमेजॉन उसके अच्छे बड़े चार्जेस चार्ज करता है। FBA चार्जेस जो होते हैं अमेजॉन वेयर हाउस में रखवाने के, वो ज्यादा चार्ज करता है आपकी प्रोडक्ट अगर बड़ी साइज में हो तो। उसके अलावा जो आप इन्वेंट्री भेजते हैं अमेजॉन FBA को, तो उसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है। तो जैसी बात है, हमारी प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्ड साइज की है, छोटी प्रोडक्ट है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंडी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैसे पता लगेगा कि ये प्रोडक्ट ट्रेंडी है कि नहीं? ट्रेंडी प्रोडक्ट क्या होती है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो मेन कीवर्ड है वो कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, गूगल ट्रेंड्स सर्च करेंगे गूगल पे। ये गूगल का एक फ्री टूल है जो कि हमें मुख्तलिफ मार्केट्स में, मुख्तलिफ मुल्कों में हमें जो ट्रेंड्स होते हैं उनका डाटा हमें देता है, जिससे पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट ट्रेंडी है या नहीं है। तो आपकी प्रोडक्ट ट्रेंडी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर गूगल ट्रेंड्स लिखेंगे और यहाँ पर नीचे लिखा होगा जी, ये लिखा हुआ है गूगल ट्रेंड्स। इस पर आप क्लिक करेंगे और आप सीधा गूगल ट्रेंड्स पे आ जाएं। सबसे पहले आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे, जिस कंट्री में आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं। तो हम अमेरिका में कर रहे हैं तो हम यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने जो कीवर्ड कॉपी किया था उसका मेन कीवर्ड, उसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे, फोल्डिंग हैंड फैन। तो अब हमने इसे चेक किया, ये रिजल्ट शो हो गया पास्ट 12 मंथ्स का, लेकिन हमें 12 महीने में नहीं चेक करना, हमने पास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल में चेक करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ट्रेंडी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन इसका ओवरऑल जो इंटरेस्ट है वो काफी कम है, लेकिन ये प्रोडक्ट ट्रेंडी नहीं है। तो ट्रेंडी प्रोडक्ट क्या होती है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हम दोबारा गूगल ट्रेंड्स पे जाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम फेस मास्क और इसको सर्च करते हैं और फिर से हम जाएंगे पास्ट 5 ईयर्स में, यानी कि पिछले 5 साल में इसका ट्रेंड देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट फेस मास्क कोरोना आने से पहले इसको कोई पूछता ही नहीं था। जब कोरोना आया तो ट्रेंड इतना ज्यादा हो गया कि 100 तक चला गया। जैसे ही कोरोना खत्म हुआ फिर डाउन मतलब थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर दूसरी वेव आई, फिर थोड़ा सा ऊपर चला गया, उसके बाद फिर से डाउन। अब हर दुकान पे ये जो दिखा रहा है। तो ये एक ट्रेंडी प्रोडक्ट होती है कि एक दफा उसका ट्रेंड आया, ऊपर चलेगी, फिर ट्रेंड डाउन हुआ, फिर नीचे चलेगी। अब हमने देखना है कि प्रोडक्ट, हमारा पॉइंट नंबर 3, प्रोडक्ट शुड नॉट बी सीजनल, यानी सीजनल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए जिसका ताल्लुक मौसम के साथ हो। तो अब हम देखेंगे, कैसे देखेंगे सीजनल प्रोडक्ट होती क्या है, ये भी देख लेते हैं। सीजनल प्रोडक्ट होती है जो कि आपकी किसी मौसम के साथ या किसी इवेंट के साथ कनेक्टेड हो। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रिसमस ट्री। आपको पता है अमेरिका में लोग क्रिसमस मनाते हैं, साल में एक दफा आती है। तो हम इसको सर्च करते हैं कि इसका देखते हैं कि ओवरऑल इंटरेस्ट क्या है, तो हमें पता लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट सीजनल है या नहीं। तो ये पास्ट 12 मंथ्स का है ग्राफ, तो हम इसे पिछले 5 साल में लेके जाएंगे। तो आप यहाँ पर जो ये डाटा शो हो रहा है जी, ये डाटा शो हो गया। अब हम देख सकते हैं कि आप पहले ऊपर चली गई, फिर डिमांड नीचे आ गई, साल के एंड पे दिसंबर में फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, यानी साल में एक दफा इसकी डिमांड आती है दिसंबर में, उसके बाद फिर ये डाउन हो जाती है। तो यानी कि हम इसे कहते हैं सीजनल प्रोडक्ट। उसके बाद मैं ओवरऑल आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, की चेन, जो इस पर हम सर्च करते हैं। ये एक हम इसे भी 5 साल में देख लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ना तो प्रोडक्ट सीजनल है, ना ही प्रोडक्ट ट्रेंडी प्रोडक्ट है, ना तो ये यानी कि ट्रेंड में है, ना बहुत ज्यादा कोई मसला है इसके साथ ऐसा। ये ओवरऑल एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि ये 25 से ऊपर हमेशा इसकी जो है ना ओवरऑल इंटरेस्ट डिमांड रही है। इसके अलावा ना तो ये ट्रेंडी है और ना ये सीजनल है, यानी कि एक अच्छी प्रोडक्ट है। तो इस तरह आप जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, कोशिश करें कि उसका जो ओवरऑल इंटरेस्ट हो 5 साल में वो 25 से ऊपर हो, तो वो एक अच्छी प्रोडक्ट कंसीडर होती है। अच्छा जी, अब हमारा पॉइंट नंबर 4 कि प्रोडक्ट शुड नॉट बी डेंजरस और इजीली ब्रेकेबल, यानी कि प्रोडक्ट आपकी कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें केमिकल्स यूज हुए हों, कोई दवाइयां यूज हुई हों, या फिर इजीली ब्रेकेबल यानी कि आसानी से टूटने वाली ना हो, यानी कि कोई शीशे की प्रोडक्ट ना हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के ऐसे इक्विपमेंट ना हो जो जल्दी थोड़ा सा भी गिरने से या थोड़े धक्के लगने से खराब हो जाते हो, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा सफर करना होता है प्रोडक्ट में। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो जाहिर सी बात है जिस प्रोडक्ट पर हम सर्च कर रहे हैं फोल्डिंग हैंड फैन पे, वो तो ना तो डेंजरस है ना ही इजीली ब्रेकेबल है, तो इस हिसाब से हमारी प्रोडक्ट ठीक है। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 5 देखेंगे कि प्रोडक्ट शुड नॉट बी इन गेटेड कैटेगरीज। पिछली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि गेटेड कैटेगरीज क्या होती हैं, तो गेटेड कैटेगरीज में लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं कि प्रोडक्ट आपकी गेटेड कैटेगरी में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 6 आता है, प्रोडक्ट शुड नॉट बी रिलेटेड विद एक्सपायरी डेट। आपको पता है कि काफी सारी आइटम्स ऐसी होती हैं जिन पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। अगर आप एक्सपायरी डेट वाली कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो क्या होता है कि कभी कोई आपकी प्रोडक्ट बहुत लंबा अर्सा तक वेयर हाउस में पड़ी रहती हैं, तो जितना ज्यादा लंबा अर्सा तक आपकी प्रोडक्ट वेयर हाउस में रुकी रहेंगी उसके चार्जेस बढ़ते जाएंगे, और साथ में सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो ये होगा कि जब वो एक्सपायर होगी तो आपका पूरा का पूरा स्टॉक फालतू हो जाएगा, उस बिल्कुल नकारा हो जाएगा, किसी के काम का नहीं होगा। तो अच्छा बड़ा नुकसान हो सकता है इस चीज से, तो ये भी बात याद रखनी है आपने। उसके बाद जो हमारे पास हमारा क्राइटेरिया आता है वो है नंबर 7, प्राइस शुड बी इन $15 to $25, यानी कि उसकी प्राइस $15 से $25 के दरमियान होनी चाहिए, ना तो 15 से कम होनी चाहिए, ना 25 से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट हमारा ताल्लुक है हमारे इसके साथ, यानी कि FBA फीस भी उस हिसाब से देनी पड़ती है आपको, सॉरी FBA नहीं, रेफरल फीस भी उस हिसाब से देनी पड़ती है। उसके बाद आपका बजट सारा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। उसके बाद हमारे पास जो चीज आती है वो है रिव्यूज शुड बी अराउंड 500। इसके बाद जो हमारा क्राइटेरिया शुरू होता है वो हम सिर्फ इस एक प्रोडक्ट को नहीं देखेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि इस प्रोडक्ट के साथ और कौन कौन से लोग ये वाली प्रोडक्ट बेच रहे हैं या फिर इससे रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो इस बात का पता करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे कि इसका मेन जो कीवर्ड होगा प्रोडक्ट का वो आपने कॉपी करना है और सीधा अमेजॉन पे दोबारा से पेस्ट करना है और देखना है कि कितने लोग ये प्रोडक्ट या इससे रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आप देखेंगे बहुत सारे रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं, आप नीचे जाएं देखें, बहुत सारे लोग यानी कि ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बिल्कुल सेम नहीं तो इससे रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि मार्केट को टोटली ओवरऑल एनालाइज करना है। तो इसके हम या तो हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग एनालाइज करें,
या फिर हम सबको इकट्ठा एनालाइज करें। एक एक प्रोडक्ट को एनालाइज करते करते आपको हफ्ते महीने लग जाएंगे, लेकिन इसमें हमें हीलियम 10 जो है हमारी हेल्प करता है। वो अमेजॉन से डायरेक्ट डाटा उठा के हमें दे देता है, सबका डाटा इकट्ठा एक पेज पे शो करवा देता है, जिससे हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं हम अपने क्राइटेरिया के साथ। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन पे जाएंगे, एक्सटेंशन पे हीलियम 10 लिखा होगा। जैसे हम हीलियम 10 खोलेंगे तो यहाँ पे आप साइड पे देख सकते हैं एक्सरे अमेजॉन प्रोडक्ट रिसर्च, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके जो अपना कीवर्ड है फोल्डिंग हैंड फैन, इसके रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स नीचे शो हुए हैं अमेजॉन पे, उनका सबका डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पर आप देखें सबका डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। सबसे पहले ये ऊपर वाले आपने जो नंबर्स हैं ये छोड़ देने हैं, क्योंकि ये ओवरऑल एवरेज है, हमने ये नहीं देखने। हमने क्या करना है, देखें यहाँ पे भी सारी साइड पे आप देख सकते हैं, प्राइस भी देख सकते हैं 13, 7, 11, 11, 13, 6। तो यानी कि जितने भी आपने जो कीवर्ड अमेजॉन पर सर्च किया था उससे रिलेटेड जो आपको रिजल्ट शो हुए हैं, सबका डाटा यहाँ इकट्ठा आपको मिल गया। तो सबकी प्राइस जो है ना $25 से कम है, तो ये हमारे यानी कि क्राइटेरिया जो था हमारा उससे मैच करती है तकरीबन। उसके बाद हमारा क्राइटेरिया क्या है, रिव्यूज शुड बी अराउंड 500। हम क्या करेंगे, इसके रिव्यूज देखेंगे। हमने पहले 10 प्रोडक्ट को एनालाइज करना है बेसिकली। रिव्यूज काउंट 1685, 1175, 1400, 2000, यानी कि रिव्यूज हमारे जो हमने 500 का क्राइटेरिया बनाया हुआ है, उनमें काफी सारे प्रोडक्ट्स ऐसी हैं पहली 10 में, यानी कि उनके रिव्यूज 500 से ज्यादा हैं। यानी कि यहाँ पर हमारी ये जो है प्रोडक्ट अपने क्राइटेरिया से मैच नहीं करती। क्यों? क्योंकि वहां पे पहले 10 लोगों को बहुत सारे रिव्यूज हैं। तो क्या होगा कि इससे क्या पता चलता है कि मार्केट में इस प्रोडक्ट का कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बेचने वाले बहुत ज्यादा हैं, जो बहुत ज्यादा अच्छे रिव्यूज लेके बैठे हुए हैं, रेटिंग्स लेके बैठे हुए हैं। जैसी बात है जब आप वहां एंटर करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। उसकी वजह यह है कि जो भी कस्टमर आता है इस तरह की प्रोडक्ट ढूंढने के लिए, वो देखिएगा जिसके सबसे ज्यादा व्यूज हैं, जिसके सबसे ज्यादा स्टार्स हैं, तो वो प्रोडक्ट खरीदेगा। आपसे प्रोडक्ट खरीदने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो इसलिए ये कंपटीशन वाली प्रोडक्ट है जिसके रिव्यूज पहले 10 लोगों के ओवरऑल अराउंड 500 होंगे, तो वो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर हमें ये प्रोडक्ट छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसका कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा है। ये हम यानी कि प्रोडक्ट लॉन्च करें तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम वापस अपने क्राइटेरिया पे आते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 9 नंबर पॉइंट हमने देखना है, मंथली रेवेन्यू शुड बी मोर देन $10,000। यानी कि पहले जो 10 लोग हैं उनका मंथली रेवेन्यू $10,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी डाटा हमें शो हो रहा है। हम रेवेन्यू पे जाएंगे, देख लें यहाँ पर सब जो रेवेन्यूज हैं, पहला, दूसरा छोड़ के तीसरा, फिर चौथा छोड़ के पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी कि मैक्सिमम के जो हैं रेवेन्यू वो $10,000 से ज्यादा है। यहाँ पे कुछ है कम है, 1-2 की खैर होती है, लेकिन 8 से कम तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। कि इस हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से हमारी ये वाली प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया से मैच करती है। उसके बाद हम आते हैं वापस अपने क्राइटेरिया पर। यहाँ पर लिखा हुआ है 10वें नंबर पर, मंथली सेल शुड बी मोर देन 500। तो ये 500 पीसेज हैं कि आपकी मंथली सेल, जो पहले जो 10 लोग हैं जो कि अमेजॉन पर बेच रहे हैं, उनकी मंथली सेल 500 पीसेज से ज्यादा हो। तो ये भी देख लेते हैं, हीलियम 10 पे हमें मिल जाएगा ये। तो यहाँ पे सेल्स देखें तो 1300, 800, 1000, 600, 700, 1000, 1500। तो ये हमारा क्राइटेरिया मैच करता है कि बहुत अच्छी सेल्स हैं। इवन के कुछ लोगों की बहुत ही ज्यादा अच्छी सेल्स हैं, 1500 पीसेज पर मंथ वो बेच रहे हैं। यानी कि सेल्स के हिसाब से हमारी ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया को मैच। उसके बाद हम वापस क्राइटेरिया पर आएंगे। 11 नंबर पॉइंट, प्रोडक्ट शुड नॉट बी ब्रांड डोमिनेंट। कि ब्रांड डोमिनेंसी क्या होती है, ये बहुत एक अहम चीज है और हमें ये समझनी पड़ेगी। सबसे पहले जो चीज ब्रांड डोमिनेंसी में आती है वो ये देखना होता है कि इसे बेच कौन रहा है। क्या ये FBA में बेची जा रही है, FBM में बेची जा रही है, या फिर अमेजॉन खुद बेच रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि FBA नीचे तक चले जाएं सारे, यानी कि FBA। तो यानी कि सारे FBA के साथ बेच रहे हैं। यानी कि ये बिजनेस मॉडल के हिसाब से ये ब्रांड डोमिनेंस नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रांड कौन सी है। अब देखेंगे यहाँ पे कोई बड़ी ब्रांड नहीं है, सारे आप जैसे और मेरे लोग हैं बेचने वाले। उसके बाद ब्रांड डोमिनेंसी बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। हम सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। ब्रांड डोमिनेंसी किस हिसाब से हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैं सर्च करता हूँ टी शर्ट्स, अमेजॉन पर सर्च करता हूँ टी शर्ट्स, तो टी शर्ट के अगेंस्ट बहुत सारे रिजल्ट शो हो गए। हम क्या करेंगे कि देखेंगे पहले 10 लोग कौन है बेचने वाले। हीलियम 10 की एक्सटेंशन रन की मैंने। यहाँ पर हम एक्सरे खोलेंगे दोबारा से, जो कि हमें यहाँ पर जो रिजल्ट शो हो रहे हैं उनका डाटा देगा। थोड़ा टाइम ले रहा है जी, ये लोड हो रहा है। ये डाटा सारा अमेजॉन से इकट्ठा करके आपको दे रहा है जी। तो अब यहाँ पर देखें बिजनेस मॉडल, कौन सा बिजनेस मॉडल, ये देखें AMZ सारे, ये पहला भी मतलब ये पहला AMZ, उसके बाद नीचे भी सारे AMZ का क्या मतलब है, AMZ का मतलब है कि अमेजॉन खुद ये प्रोडक्ट बेच रहा है। और जितने भी नीचे सारी प्रोडक्ट्स आ रही है सारी अमेजॉन बेच रहा है। तो जहां पर अमेजॉन खुद बेच रहा हो वहां पर आप नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि अमेजॉन तो खुद बहुत बड़ी बड़ा है, वो आपको कहां बेचने देगा। जैसी बात है, उनकी प्रोडक्ट्स आपसे ज्यादा ट्रेंड करेंगे हमेशा, और जो कस्टमर आएगा वो देखेगा यार ये तो अमेजॉन खुद बेच रहा है, उस पर ज्यादा रिलाई करेगा। आपकी प्रोडक्ट वहां बिकना तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाएगी जहां अमेजॉन खुद बेच रहा होगा। उसके बाद हम ब्रांड डोमिनेंसी को एक और तरीके से देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेंस स्नीकर्स। मैंने यहाँ मेंस स्नीकर्स लिखे और यहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट शो हो रहे हैं। फिर से हम क्या करेंगे कि हीलियम 10 की जो क्रोम एक्सटेंशन है वो रन करेंगे, जिससे हमें डाटा मिलेगा। पहले पेज पे जो प्रोडक्ट शो हो रही है उसका ये लोड हो गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रांड्स कौन सी बैठी हुई हैं। यहाँ पे देखें एडिडास, हम जानते हैं बहुत बड़ी ब्रांड है एडिडास, ये भी एडिडास। उसके बाद आप देखें ऊपर अंडर आर्मर की ब्रांड है, ये भी बहुत बड़ी ब्रांड है। और यहाँ पे भी अंडर आर्मर, और यहाँ पर एक और ब्रांड है ये स्केचर्स, फिर से स्केचर्स। उसके बाद यहाँ पर तीसरी दफा फिर से स्केचर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो तरह से डोमिनेंसी बन रही है। एक क्या हो रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जिनके नाम दुनिया में मशहूर हैं,
सी बात है, इतनी बड़ी ब्रांड के साथ आप कंपीट नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरी ब्रांड डोमिनेंस ये बन रही है कि पहले जो ये 10 लोग बेच रहे हैं, जो नंबर 1 2 3 4 5 10 तक, उनमें एक नाम 2-2 3 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 2-2 3 प्रोडक्ट्स उनकी सेम कैटेगरी में पहले पेज पे बिक रही हैं। यानी कि एकदम बहुत बड़ी ब्रांड्स भी उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट नहीं बेचनी चाहिए, और दूसरी एक ही ब्रांड को लगातार बार बार एक कैटेगरी में एक पेज पे नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों तरीके से हम इसे ब्रांड डोमिनेंसी कंसीडर करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ गई कि ब्रांड डोमिनेंसी किस तरह से काम करती है। उसके बाद कीवर्ड सर्च वॉल्यूम शुड बी मोर देन 5000। कीवर्ड सर्च वॉल्यूम क्या है कि बुनियादी तौर पर जब कस्टमर सर्च कर रहे होते हैं कि कितने कस्टमर सर्च करने चाहिए, यानी कि कितने कस्टमर होने चाहिए इस प्रोडक्ट को जो सर्च करते हैं इस प्रोडक्ट को, वो कीवर्ड सर्च वॉल्यूम उसे हम कहते हैं कि कीवर्ड जो हमने टाइप किए हैं कितने लोग इसे सर्च कर रहे हैं। ये जो हमने कीवर्ड फोल्डिंग हैंड फैन, ये जो हमारा कीवर्ड है, इसे कितने लोग सर्च कर रहे हैं। तो हाँ, ये आप सबसे ऊपर देख सकते हैं, सर्च वॉल्यूम शो हो रहा है 4151। तो इसे 4151 लोग सर्च कर रहे हैं मंथली। लेकिन आपने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसको कम से कम भी 5000 लोग सर्च कर रहे हों, ताकि उसकी मार्केट में डिमांड हो। इससे पता चलता है कि मार्केट में डिमांड कितनी है। तो हमारा जो कम से कम मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो है 5000, जो इसका सर्च वॉल्यूम जो है कीवर्ड्स का वो होना चाहिए, जिससे हमें पता लगे कि वाकई इसमें कुछ ना कुछ मार्केट में इसकी प्रोडक्ट की डिमांड है। तो ये इस हमारा जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से ये मैच नहीं करती। अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग रियल में कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद आता है CPR 8 days शुड बी लेस देन 600। तो ये CPR क्या होता है? CPR बेसिकली ये होता है कि आप जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अपनी, तो कितने लोगों को आपको प्रोडक्ट फ्री में देनी पड़ेगी अपने रेटिंग्स और रिव्यूज देने के लिए शुरू में, ताकि आपकी प्रोडक्ट रैंक करे पहले पेज पर, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जब कोई बंदा सर्च करे तो आपकी प्रोडक्ट पहले पेज पे आए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको रिव्यूज और रेटिंग्स चाहिए होती हैं। उसके लिए आप रिव्यूज रेटिंग लेने के लिए आप क्या करते हैं, लोगों को प्रोडक्ट फ्री में बांटते हैं। जब आप प्रोडक्ट फ्री में बांटते हैं तो लोग आपको अच्छे रिव्यूज देते हैं, आपको बहुत ज्यादा रेटिंग देते हैं, तो इस तरह आपकी प्रोडक्ट रैंक हो जाती है। तो आपको CPR चेक करने के लिए क्या करेंगे कि अपने हिलिंगटन के जो अकाउंट है ऑनलाइन जाएंगे, वहां पर हिलिंगटन का अकाउंट ओपन करेंगे। यहाँ पर एक टूल होता है जिसे कहते हैं सेरिप्रो। यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि जिन प्रोडक्ट्स की आप रिसर्च कर रहे हैं उनमें से किसी एक प्रोडक्ट का आपने एसिन उठाना है, और एसिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्या होता है, और एसिन आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जब जैसे आप एसिन पेस्ट करेंगे उसके बाद आपने गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करना है। जैसे गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारा डाटा शो होगा, ये गेटिंग कीवर्ड्स। उसके बाद ये रिजल्ट शो होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे जाएं अगर हम, तो यहाँ पर लिखा हुआ है CPR 8 31 26 8 8 26 8 8। तो ये है CPR। ये 600 से हमेशा कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा, अगर 600 ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा आपको गिव अवेज करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा आप लोगों को प्रोडक्ट फ्री में देनी पड़ेगी, तब जाके आपकी प्रोडक्ट रैंक होगी पहले पेज पर। तो ये CPR जितना कम हो उतना अच्छा है, जितना ज्यादा हो उतना ही खराब है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोडक्ट आसानी से रैंक नहीं होगी। क्या होगा कि आपकी सेल्स कम होंगी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अपना क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया, पहले के पूरे जो 13 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए। अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 4 पे, पेटेंट चेक। ये पेटेंट क्या होता है? अगर हमारी जो प्रोडक्ट जो हमने सेलेक्ट की हुई थी हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं अगले स्टेप के लिए, वो है पेटेंट चेक। पेटेंट बुनियादी तौर पर क्या होता है? पेटेंट होता है कि जब भी कोई बंदा, कोई कंपनी या कोई कुछ लोग इकट्ठे होकर कोई एक प्रोडक्ट इन्वेंट करते हैं या इजाद करते हैं, तो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों में उसे अपने नाम से रजिस्टर करवाते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कोई चीज इजाद की, मैं जाऊंगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहूंगा कि ये चीज मैंने इजाद की है, इसके ये स्पेसिफिकेशंस हैं और ये मेरे नाम पर रजिस्टर की जाए। जब वो मेरे नाम पर रजिस्टर हो जाएगी तो मेरे अलावा ना तो वो कोई बना सकता है, ना ही कोई बेच सकता है मेरी इजाजत के बगैर। तो मेरी इजाजत के बगैर अगर वो कोई बेचेगा तो मैं उस पर केस फाइल कर सकता हूँ। और अमेजॉन के केस में क्या होता है कि आप पेटेंट वाली कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो वो बंदा आकर क्लेम करता है और आपकी सारी जो आपकी लिस्टिंग है वो सारी उसके हवाले हो जाती है। जैसी बात अमेजॉन कहता है नहीं भी ये तो आपकी प्रोडक्ट ही नहीं है, आप नहीं बेच सकते पेटेंट वाली प्रोडक्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पेटेंट चेक करते हैं। तो उसके लिए आमतौर पर जो लोग कहते हैं कि आपको गूगल पेटेंट्स का सहारा लेना चाहिए, तो हम देख लेते हैं गूगल पेटेंट्स को भी देख लेते हैं। हम अमेजॉन पर आते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं योयो टॉय। ये खिलौना होता है जो कि आपने भी यकीनन देखा होगा, आपने शायद बचपन में इस्तेमाल भी किया हो। ये योयो टॉय एक खिलौना है, देखिए बहुत सारे लोग इसे बेच रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक देख भी लेते हैं, ये देखें ये सारे योयो टॉयज यानी कि एक ही किस्म का खिलौना बिक रहा है अमेजॉन पर, वो बहुत बड़ी तादाद में बिक रहा है, कोई कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग इसे बेच रहे हैं। ये वाला देख लेते हैं। अब देखें उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जाते हैं गूगल पे, हम गूगल पे लिखते हैं गूगल पेटेंट्स और उस पर क्लिक करते हैं। सबसे पहला जो लिंक आया वो गूगल पेटेंट्स का ही है, नीचे भी देख लेते हैं जी, ये पहला लिंक हम क्लिक करेंगे, गूगल पेटेंट्स इस पर लिखा हुआ है। अब क्या हुआ है कि पेटेंट्स का ब्राउजर ऑन हो गया है। अब हम जो चीज़ भी सर्च करेंगे वो पेटेंट के हिसाब से यहाँ पे शो होगी, यानी कि हम कोई भी चीज़ यहाँ पे कीवर्ड सर्च करेंगे तो उस कीवर्ड के अगेंस्ट जितने भी पेटेंट पड़े होंगे वो हमें शो होंगे। तो हमने अमेजॉन पर योयो टॉय सर्च किया था, हम यहाँ भी योयो टॉय सर्च करते हैं। हमने यहाँ पर सर्च किया, देखें बहुत सारे पेटेंट शो हो रहे हैं। हम इनमें से देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, भाई वो वाली जो प्रोडक्ट है जो हमने सेलेक्ट की है वो क्या पेटेंट तो नहीं है, हमने योयो टॉय देखना है तो हम इसे क्लिक करते हैं। अब इसे आप देखें तो ये पेटेंट प्रोडक्ट है और ये अब देखें तस्वीरों के साथ, उसने बकायदा डायग्राम्स के साथ ये पेटेंट करवाई हुई है। ये एक पेटेंट प्रोडक्ट है जो कि आप उस बंदे की इजाजत के बगैर नहीं बेच सकते, और ये यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में पेटेंट हुई है। आप इसे अमेरिका में उस बंदे की इजाजत नहीं बेच सकते। तो फिर ये अमेजॉन पर ये क्या है, ये सारी बिक रही है, ये कैसे बिक रही है, ये एक अहम सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि पेटेंट चेक करना कोई आसान काम नहीं है।
ये एक जो पेटेंट की फील्ड का एक्सपर्ट बंदा होता है वही चेक कर सकता है होता है इसको। वो क्यों? उसकी वजह यह है कि जब पेटेंट फाइल किया जाता है उसमें क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है। तो जो बंदा पेटेंट चेक करता है, जो एक्सपर्ट होता है, वो क्या करता है, वो देखता है कि इसने क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं, क्या वो अल्फाज इस प्रोडक्ट के साथ किस किस तरह से मैच हो रहे हैं, इस प्रोडक्ट की टोटल जो है फिजिकल स्पेसिफिकेशन क्या है, कैसे थोड़ी सी मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाई जाए, या जो प्रोडक्ट आपने रिसर्च करने के लिए भेजी है वो प्रोडक्ट से थोड़ी सी मुख्तलिफ है तो क्या ये इस पेटेंट के अंदर आती है या नहीं आती। ये कॉम्प्लिकेटेड काम है, ये वो बंदा कर सकता है जो इसका एक्सपर्ट हो। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप फाइवर पर जाएंगे, जो कि एक फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है। यहाँ फाइवर पर जाकर आपने लिखना है, सिंपली आपने यहाँ लिखना है अमेजॉन पेटेंट चेक, अमेजॉन पेटेंट चेक। तो आप ये लिखकर सर्च करें, आपको यहाँ पर बेशुमार लोग मिल जाएंगे जो कि इस काम में एक्सपर्ट हैं। तो आप देख लें यहाँ पर बहुत सारे लोग शो हो रहे हैं जो कि पेटेंट चेक करके देते हैं। मिसाल के तौर पर ये बंदा मैं क्लिक कर लेता हूँ, IM हैदर। तो ये शायद पाकिस्तानी है जो कि पेटेंट चेक करके देता है। तो ये देता है 3485 रुपये आपको पेटेंट चेक करके देता है। आपको कंप्लीट यानी कि एक रिपोर्ट बना के देगा कि ये प्रोडक्ट जो आपने उसे चेक करने के लिए भेजी है, ये पेटेंट के उस पेटेंट के अंदर या किसी भी पेटेंट के अंदर आती है या नहीं आती। अगर आती है तो कैसे आती है, अगर नहीं आती तो कैसे नहीं आती। यानी कि आपको कंप्लीट डिटेल एक प्रोडक्ट की मिल जाएगी 3500 रुपये में। तो आपने हमेशा पेटेंट खुद नहीं चेक करना बल्कि बाहर से चेक करवाना है। तो इससे क्या होता है कि आपको पता लग जाता है कि पेटेंट प्रोडक्ट है या नहीं है। उसके बाद अगर नहीं है तो आप सुकून से तसल्ली के साथ काम कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा 5वां है तो अपना स्टेप, वो क्या है कि प्रॉफिट कैलकुलेशन। हमारी प्रोडक्ट सारी फाइनल हो चुकी है, पेटेंट भी मिसाल के तौर पे अगर हमारा क्लियर हो गया है, पेटेंट भी चेक हो चुका है। 5वां जो हम स्टेप करेंगे वो है मतलब प्रॉफिट कैलकुलेशन। उसका बहुत ही आसान तरीका है, आप गूगल पर जाएंगे और गूगल पर लिखेंगे अमेजॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर। ये फ्री टूल है, इसके जरिए आप किसी प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि ये कितना प्रॉफिट आपको दे सकती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ एफपीए कैलकुलेटर, क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर ये खुल गया। यहाँ हम दूसरी साइड पे अमेजॉन खोल लेते हैं, दूसरा टैब खोला मैंने, यहाँ पर लिखा है अमेजॉन यूएस मार्केट में हम चले गए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, तीसरा टैब खोल लेता हूँ। तीसरी जगह पे हम खोल लेते हैं अलीबाबा। अलीबाबा हम सर्च करते हैं, पहला लिंक हम क्लिक करेंगे ऑफिशियल साइट का। तो यहाँ पर अलीबाबा। अब यहाँ अमेजॉन पर मैं क्या सर्च करता हूँ, कैप्टन अमेरिका कीरिंग। यानी कि मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ जिसके बारे में मैं प्रॉफिट कैलकुलेशन करना चाहता हूँ। आप कोई भी प्रोडक्ट जो आपने पिछले क्राइटेरिया के साथ मैच किया उसके बाद आप प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे। ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके समझा रहा हूँ। हम ये वाली प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, मार्वल कैप्टन अमेरिका शील्ड कीरिंग। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमसे मांग रहा है फाइंड योर प्रोडक्ट ऑन अमेजॉन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप तो यहाँ पर एसिन पेस्ट करें या फिर यूपीसी इसका पेस्ट करें। तो हमें नीचे जाएंगे, इसका एसिन कॉपी करना है। एसिन में पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ क्या होता है, कंप्लीट डिटेल के साथ बता चुका हूँ। ये एसिन हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद करते हैं सर्च। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वही प्रोडक्ट शो हो रही है। उसके बाद यहाँ नीचे कुछ चीजें मांग रही है, यूर फुलफिलमेंट, यानी कि आप FBM जो मॉडल है वो है, ये है अमेजॉन फुलफिलमेंट, यानी कि FBA। यानी हमने जो काम करना है वो FBA के जरिए करना है। तो वो हमने यहाँ पर लिखना है आइटम प्राइस, आइटम की कितनी प्राइस है, यानी कि कितने में बिक रहा है। उसके बाद हमें जो दूसरी चीज चाहिए वो है शिप टू अमेजॉन, यानी कि अमेजॉन के वेयर हाउस तक भेजने में कितने पैसे लगेंगे। उसके बाद जो हमें तीसरी चीज चाहिए वो है एवरेज यानी कि एवरेज इन्वेंट्री यूनिट्स, एवरेज यूनिट्स, यानी कि हमने FBA के जरिए हमने जो उसके अमेजॉन के वेयर हाउस में अपनी प्रोडक्ट रखवानी है वो कितने यूनिट है। हम पर यूनिट जितनी कॉस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पर उस हिसाब से लिखेंगे। उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट लिखनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हम ये सारी चीजें डाटा इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि इसकी प्रोडक्ट का रेट क्या है। ये है $9.73। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं $1 कम करके हम अपनी प्राइस लिख देते हैं $8.73। $1 से मैंने कम की कि आपको कम प्राइस में शुरू में बेचनी पड़ती है ताकि आपकी जल्दी भी उसके अलीबाबा पे चले जाते हैं। और इसी प्रोडक्ट को हम यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अक्सर हम जो खरीदते हैं अमेजॉन पर बेचने के लिए वो अलीबाबा से ही खरीदते हैं। हम आमतौर पर सोर्सिंग यहाँ से करते हैं। मैंने वही कैप्टन अमेरिका कीरिंग सर्च किया, यहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट शो हो रहे हैं। मैं नीचे जाता हूँ, उससे वही प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करता हूँ। देखेंगे ये मिल गई मुझे, ये उससे रिलेटेड प्रोडक्ट है, यानी कि तकरीबन वही प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी प्राइस क्या है। इसे खोल लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप 1 से 50 पीस लेंगे तो $0.58, अगर आप ज्यादा लेंगे तो उस हिसाब से इसकी प्राइस बताई गई है। उसके बाद हम शिप टू अमेजॉन देख लेते हैं। शिप टू अमेजॉन हम कर लेते हैं $1, मैक्सिमम कर लेते हैं $1। उसके बाद हम क्या करते हैं, एवरेज जो इन्वेंट्री यूनिट्स हैं वो हम 1 कर लेते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हम कर लेते हैं 0.60, मैक्सिमम कर लेते हैं, यानी कि हमें इतने में मिलेगी प्रोडक्ट। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा डाटा शो हो रहा है। हमें बताया जा रहा है कि इसकी जो अपना आप देख सकते हैं यहाँ पे फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन, यानी कि FBA फीस $2.70 इसकी आपको FBA फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद आप देखें शिप टू अमेजॉन फीस यहाँ टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट आपको जो पड़ेगी वो 3.70 होगी। उसके बाद आप नीचे आए, नहीं ऊपर आप देखें यहाँ पे सेलिंग और अमेजॉन फीस, ये आपकी रेफरल फीस है $1.4 जो डॉलर्स है, ये आपको रेफरल फीस देनी पड़ेगी। यानी कि आपकी जो टोटल फीसेज हैं और FBA फीसेज हैं ये सारी कैलकुलेट करके आपको बताएगा कि आपका टोटल प्रॉफिट कितना है। ये जो आप अब नीचे जाएंगे यहाँ टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट आ गई। उसके बाद नीचे आप देखें तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ रहा है $2.65 का, यानी कि 31.66%।
तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 25 से 30% तक लाजमी होना चाहिए। यानी कि अगर ये प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट की होती, हमारे क्राइटेरिया पे मैच हुई होती, तो अब हमने इसका प्रॉफिट कैलकुलेशन की है, तो प्रॉफिट कैलकुलेशन में इसका बहुत अच्छा प्रॉफिट शो हो रहा है। यानी कि ये बहुत एक अच्छा प्रॉफिट है, हम इस प्रॉफिट के साथ अमेजॉन पर अच्छे से काम कर सकते हैं। चलें जी, प्रॉफिट कैलकुलेशन हमारा आखिरी स्टेप होता है, उसके बाद हम प्रोडक्ट फाइनल कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे चलते होते हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट सोर्सिंग। सबको पता ही होगा कि प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होता है। यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद हम अपने प्रोडक्ट फाइनल कर लेते हैं। उसके बाद जब हम प्रोडक्ट किसी से खरीदते हैं बेचने के लिए, इस खरीदने के अमल को प्रोडक्ट सोर्सिंग कहते हैं। ये प्रोडक्ट सोर्सिंग फिजिकल भी हो सकती है, यानी कि आप किसी मार्केट में फिजिकली जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे ऑनलाइन सोर्सिंग भी कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन जो होलसेल मार्केट्स हैं वहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि क्या अमेजॉन पर बेचने के लिए प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से भेजी जा सकती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम ज़्यादातर प्रोडक्ट्स अलीबाबा से ही सोर्स क्यों करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमने अलीबाबा पर सप्लायर कैसे ढूंढना है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सप्लायर को चेक कैसे करना है। उसके बाद हमारे पास आता है जी हमने अलीबाबा से प्रोडक्ट सोर्स करते वक्त क्वालिटी को कैसे यकीनी बनाना है। उसके बाद हमने अलीबाबा पर पेमेंट कैसे करनी है। तो ये वो सारी चीज़ें जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि क्या अमेजॉन पर बेचने के लिए प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से भेजी जा सकती हैं, यानी कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स वहाँ पे बिकती हैं। तो इसका जवाब समझने के लिए आपको कुछ और चीज़ें दरमियान में समझना जरूरी है। असल में ऐसा होता है कि जब हम पाकिस्तान से बैठकर अमेजॉन पर बिजनेस करते हैं तो हम जो बिजनेस मॉडल अडॉप्ट करते हैं वो होता है अमेजॉन FBA। अब FBA क्या होता है ये हम पिछली वीडियोस में कंप्लीट तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि FBA क्या होता है और इसका प्रोसेस क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो जब आप अमेजॉन FBA बिजनेस मॉडल अडॉप्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा खरीद कर अमेजॉन के वेयर हाउस में भिजवा देते हैं और वहाँ से आप के जैसे ऑर्डर आते हैं तो आपका स्टॉक बिकता रहता है। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेजॉन पर जो सक्सेस रेट है वो सक्सेस रेट है वो है 5%। 95% फेलियर रेशो है। तो 95% वो ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं, सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो लॉन्च करने के बाद कामयाबी से नहीं बिक पाती। सिर्फ 5% ही ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो लॉन्च होने के बाद कामयाबी से बिक पाती हैं। अब जब आप FBA करते हैं तो आप क्या करते हैं कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो आपका दिल करे या ऐसी आपको लगे कि ये बिकेगी, आप उठाकर उसे अमेजॉन को नहीं भेज देते। अगर आपने ऐसी कोई प्रोडक्ट उठा के आप भेज देते हैं अमेजॉन, अगर वो नहीं बिकती तो आपका सारा स्टॉक ज़ाया हो जाता है, सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए आप क्या करते हैं कि आप सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, मार्केट में डिमांड देखते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट पर रिसर्च करते हैं, जिसकी मैंने कंप्लीट प्रोडक्ट हंटिंग की 45 मिनट की वीडियो जो है अपलोड की है। सो इसी मकसद के लिए की है क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग बहुत जरूरी होती है। जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर लेते हैं उसके बाद आप प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, उस प्रोडक्ट को मुख्य मार्केट्स में ढूंढते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि आपकी जो फेलियर रेशो है उसकी जो रेशो है वो बहुत कम हो जाती है, यानी कि फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, प्रोडक्ट फाइनल करते हैं, तो उसको पाकिस्तान में ढूंढना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको पाकिस्तान से नहीं मिलती। एक तो ये वजह है कि आप पाकिस्तान से नहीं बेच सकते। अगर दूसरी वजह ये है कि अगर ऐसा होता है कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट फाइनल कर लेते हैं बेचने के लिए जो कि पाकिस्तान से अवेलेबल हो, लेकिन पाकिस्तान से अमेजॉन को प्रोडक्ट भेजना एक बहुत ही मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है कि कोई ऐसी थर्ड पार्टी ऐसी नहीं है जो डायरेक्ट आपसे सामान उठा के सीधा अमेजॉन पहुंचा दे। इसके लिए आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का एक्सपर्ट होना पड़ता है। आपको बहुत सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। आपको सामान लेके जाना पड़ता है ड्राईपोर्ट्स पे, एयरपोर्ट्स पे, वहाँ पे आपको मुख्तलिफ कागजात और जो अथॉरिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं। एट द एंड आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहेगी कि आपकी पेमेंट कहाँ है जो आप प्रोडक्ट बाहर भेज रहे हैं। यानी कि आपको इतने ज़्यादा मसाइल का शिकार हो जाएंगे कि आप ये काम दरमियान में रोक देंगे। जब तक आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट्स के एक्सपर्ट नहीं है तो आपका पाकिस्तान से अमेजॉन वेयर हाउस प्रोडक्ट भेजना एक इंतहाई मुश्किल काम होता है। तो इसलिए ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है कि आप पाकिस्तान से प्रोडक्ट अमेजॉन ना भेजें, बल्कि कोई ऐसी पार्टी ढूंढें जो सीधी साधी आपकी प्रोडक्ट की पेमेंट ले और प्रोडक्ट को सारे टैक्स और ड्यूटीज़ वगैरह जो भी होती हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ वो खुद पूरी करके आपको अमेजॉन सामान पहुँचा दे। अब पाकिस्तान से अमेजॉन प्रोडक्ट्स भेजना मुमकिन तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए हम कभी प्रेफर नहीं करते कि पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स आप अमेजॉन भेजें। उसके बाद हमारे पास सवाल आता है कि हम ज़्यादातर प्रोडक्ट्स को अलीबाबा से ही सोर्स क्यों करते हैं। उसकी वजह यह है कि अलीबाबा दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल की मार्केट है। हम जितनी प्रोडक्ट्स हंट करते हैं उनमें से ज़्यादातर आपको अलीबाबा पर अवेलेबल मिल जाती हैं। उसके बाद वहाँ जो सप्लायर बैठे हैं उनमें आप देखते हैं कि कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं जिनके पास ट्रेड इंश्योरेंस होती है और कुछ वेरीफाइड होते हैं। तो आपको यानी कि एक सेफ मार्केट प्लेस है, यानी कि यहाँ पर स्कैम्स वगैरह होने के खतरे बहुत कम होते हैं। अलीबाबा आपको ऐसे टूल्स और ऐसी जो है अपनी फैसिलिटीज़ देता है कि आप एक सेफ तरीके से वहाँ से सोर्सिंग कर सकें। उसके बाद वहाँ पर आपको रेट भी अच्छे मिल जाते हैं। उसके बाद आपको अलीबाबा पर ये होता है कि अपने सप्लायर को आप कहते हैं कि डायरेक्ट मेरी जो अपनी है प्रोडक्ट वो डायरेक्ट अमेजॉन के वेयर हाउस में भेज दें और सारी की सारी खप जो होती है टैक्सेस की, उसके बाद ड्यूटीज़ की, जितने भी किराए वगैरह की सारी टेंशन उसकी सर होती है। आपने सिर्फ सादा पेमेंट करनी होती है, क्वालिटी चेक करनी होती है, सैंपल चेक करने होते हैं, वो प्रोडक्ट आपकी पहुंच जाती है अमेजॉन के वेयर हाउस में। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि आप अलीबाबा से ही सोर्स करें। उसके बाद सवाल आता है कि हमें अलीबाबा पर सप्लायर कैसे ढूंढना है, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि आपने सप्लायर को चेक कैसे करना है। सप्लायर को चेक करने के लिए आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक तो ये कि आपका सप्लायर ट्रेड इंश्योरेंस सप्लायर होना चाहिए और दूसरा ये कि आपका सप्लायर वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें क्या हैं जरा इसको समझ लेते हैं पहले। ट्रेड इंश्योरेंस सप्लायर वो सप्लायर होता है अलीबाबा पर। ट्रेड इंश्योरेंस सप्लायर ऐसा सप्लायर होता है जिसकी पेमेंट की गारंटी खुद अलीबाबा लेता है। यानी कि अगर आपको प्रोडक्ट सही नहीं मिलती, जो बात हुई है उसके मुताबिक नहीं मिलती, टाइम पे नहीं मिलती या कोई डैमेज प्रोडक्ट मिलती है तो अलीबाबा क्या करता है कि सप्लायर को पेमेंट नहीं करता बल्कि आपको पेमेंट रिफंड करता है। यानी कि पेमेंट की गारंटी सारी की सारी अलीबाबा लेता है। उसके बाद आपका सप्लायर वेरीफाइड होना चाहिए। वेरिफिकेशन क्या होती है? वेरीफाइड सप्लायर क्या होता है कि अलीबाबा के पास जब लोग बेचने के लिए आते हैं प्रोडक्ट्स तो अलीबाबा उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछता है कि आपकी फैक्ट्री कहाँ है, कितने लोग काम करते हैं, क्या क्या मशीनरी यूज़ करते हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेशन आपके पास हैं, आपके पास कितना स्टाफ है, क्या क्वालिफिकेशन है उस स्टाफ की। तो ये सारी वेरिफिकेशन करने के लिए अलीबाबा क्या करता है
एक थर्ड पार्टी वहाँ पे भेजता है या उसकी अपनी टीम भेजता है, वो जाके फिजिकली उसकी फैक्ट्री की सारी जानकारी इकट्ठी करते हैं, खुद फैक्ट्री जाते हैं, देखते हैं अपनी आंखों से, वीडियोस बनाते हैं, फोटोज बनाते हैं, देखते हैं कि वाकई ये जो चीज़ें इसने अलीबाबा पर कही है कि मेरे पास इतना स्टाफ है, मैं ये चीज़ें बनाता हूँ, ये मेरी चीज़ें बनाने की कैपेसिटी है, क्या वो सारी चीज़ें सच हैं। जब वो सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं उसके बाद उसे वेरीफाइड का टैग दिया जाता है। यानी कि वेरीफाइड सप्लायर एक ऐसा सप्लायर होता है जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है कि वाकई ये वो चीज़ बनाता है जो ये ऑफर करता है। अब हम आते हैं अपने पिछले सवाल पर कि हमने सप्लायर ढूंढना कैसे है। अब ढूंढने से क्या मुराद है कि हमने जो प्रोडक्ट हंटिंग की थी उसमें जो प्रोडक्ट हमने फाइनल की थी उसके अगेंस्ट हमने अपना सप्लायर कैसे ढूंढना है। सबसे पहला जो काम करेंगे वो आप ये करेंगे कि आप अलीबाबा पर अपने गूगल पर आएंगे, वहाँ पर अलीबाबा लिखेंगे, अलीबाबा की वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपने सबसे पहले अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर ज्वाइन फ्री पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ज्वाइन फ्री पर क्लिक करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपके सामने आ जाएगा। जी देखें आ गया। तो सबसे पहले जो इसमें आपने काम करना है वो आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने जो होता है यानी कि पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद अपना जो होता है पासवर्ड वो सेट करना है। पासवर्ड आपने सही से सेट करना है। उसके बाद आपने कंफर्म पासवर्ड सेट करना है। उसके बाद अगर आपकी कोई कंपनी है तो अपनी कंपनी का नाम लिखना है। उसके बाद ये चेक करना है, स्लाइड टू वेरीफाई करके आपने अकाउंट रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर आपको ईमेल वेरिफिकेशंस भी होंगी, ईमेल से वेरीफाई करना है अपने अकाउंट को। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से भी वेरीफाई करना है। इसके बाद जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपने क्या करना है कि माई अलीबाबा पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपने अकाउंट में आ जाएंगे और यहाँ पे आपने प्रोफाइल ये आपकी जो है नजर आ रही है। इसमें आपकी इंक्वायरीज, रिकमेंडेशंस और जो ऑर्डर्स होते हैं यहाँ पे होते हैं। उसके बाद आप माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी डिटेल शो होगी। तो ये प्रोफाइल क्या होती है इसको जरा समझना आपके लिए ज़रूरी है। जब आप ऑर्डर करते हैं अलीबाबा पर कोई भी, तो आपका सप्लायर आपको देखता है कि ये बंदा कौन है जो मुझसे खरीदना चाहता है। तो आपकी वो डिटेल देखता है, आपकी प्रोफाइल चेक करता है। तो इसकी प्रोफाइल जो है अलीबाबा की, इसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। आप देखें तो यहाँ पर आप देखें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद कंपनी इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद सोर्सिंग इन्फॉर्मेशन है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अलीबाबा पर प्रोवाइड करनी होती हैं ताकि जब आपका जो सप्लायर है आपकी प्रोफाइल देखे तो उसे यकीन हो जाए कि ये एक जेन्युइन बायर है जो कि मुझसे वाकई खरीदना चाहता है और वो सिंसियर होकर आपसे बात करता है, आपसे सिंसियर होकर जो है ना रेट्स तय करता है, आपके साथ निगोसिएशन करता है, सिंसियर होकर करता है। वरना आमतौर पर ऐसा होता है कि जब आप कोई इंक्वायरी भेजते हैं तो वो रिजेक्ट कर देते हैं कि इसकी जो प्रोफाइल है वो कोई इंप्रूव है नहीं। तो वो आपको यानी कि सीरियस ही नहीं लेते कि ये वाकई कोई सीरियस बायर है कि नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को सेट करना पड़ता है। सबसे पहले प्रोफाइल फोटो होता है, आप खुद अपना नाम अपना खुद का फोटो, जेन्युइन फोटो आप अपने प्रोफाइल पिक्चर पे लगाएं। उसके बाद आती है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जिसमें ईमेल आईडी, सोशल लिंक जिसमें फेसबुक का लिंक भी डाला जा सकता है, लिंक्डइन का लिंक भी डाला जा सकता है, यानी कि कोई भी आपका सोशल साइट है उसका लिंक डाला जा सकता है। अल्टरनेटिव ईमेल भी दिया जा सकता है, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ये चीज़ें आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में दे सकते हैं। राइट साइड से एडिट का बटन या एडिट करके आप यहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है कंपनी इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी कोई कंपनी रजिस्टर है तो आप अपनी कंपनी से रिलेटेड सारी की सारी जो है अपनी चीज़ें यहाँ पर जमा करते हैं, यानी कि यहाँ पर ऐड करते हैं कंपनी का नाम, कब बनी, आपकी अगर ऑफिशियल कोई वेबसाइट है तो उसका भी आप लिंक डालते हैं यहाँ पे। बिजनेस टाइप आप बताते हैं कि आप किस किस्म का बिजनेस करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि आपकी कंपनी के मुतालिक जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ आप कंपनी इन्फॉर्मेशन में डालते हैं। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है सोर्सिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब आपकी एनुअल सालाना परचेसिंग वॉल्यूम आपका कितना है। सबसे पहले आप ये पूछता है प्रेफर्ड सप्लायर क्वालिफिकेशन, आपसे पूछता है कि किस किस्म का आपको सप्लायर चाहिए। उसके बाद प्रेफर्ड इंडस्ट्रीज आपसे पूछता है, प्राइमरी सोर्सिंग पर्पस पूछता है आप किस लिए खरीद रहे हैं, क्या आप खुद इसके कंज्यूमर हैं या आपने इसे रीसेल करना है। एवरेज सोर्सिंग फ्रीक्वेंसी जो है ना, एवरेज सोर्सिंग फ्रीक्वेंसी कि आप साल में कितनी दफ़ा खरीदते हैं। यानी कि ये सारी डिटेल आपको इस काबिल बनाती है कि आपका जो सप्लायर है वो आपको सीरीज ले, आपसे सीरीज होकर बात करे और आपका प्रोफाइल देखकर आपसे रेट तय करे। अच्छा जी, ये तो हो गई हमारी प्रोफाइल से रिलेटेड बात जो कि वाकई बहुत अहम थी। अब हम देखते हैं कि हमने अलीबाबा पर अपना सप्लायर ढूंढना कैसे है। जब हमने कोई प्रोडक्ट फाइनल कर लेते हैं उसके बाद हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर सर्च बार आप देख रहे हैं, सर्च बार में हम उसका मेन कीवर्ड यहाँ पर टाइप करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं सर्च करता हूँ की चेन्स। मिसाल के तौर पर मेरा मेन कीवर्ड है, वो प्रोडक्ट का नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादातर प्रोडक्ट का नाम ही होता है। तो यहाँ पर आप देखें की चेन्स के अगेंस्ट बहुत सारे रिजल्ट शो हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो बॉक्स देख रहे हैं यहाँ पर सप्लायर टाइप्स लिखी हुई है। यहाँ पर सबसे पहले ट्रेड इश्योरेंस लिखा है, उसके बाद वेरीफाइड सप्लायर लिखा हुआ है। आपने इन दोनों पर क्लिक कर लेना है। जब आप इन दोनों पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपको जो रिजल्ट शो होंगे वो वेरीफाइड भी होंगे और ट्रेड इश्योरेंस वाले भी होंगे। उसके अलावा दीगर फिल्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जिसमें आप देख सकते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज, कौन सी कंट्री से आपको सप्लायर चाहिए। उसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, मैनेजमेंट सर्टिफिकेट्स भी हैं, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशंस भी हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप फिल्टर कर सकते हैं कि मेरी प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद जब आपको अपनी प्रोडक्ट मिल जाती है, मिसाल के तौर पर मुझे ये वाली प्रोडक्ट लगता है अपना, मिसाल के तौर पर मैंने प्रोडक्ट हंटिंग की थी जो कि ये वाली प्रोडक्ट थी, मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाती है तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ और ये प्रोडक्ट मेरे सामने खुल जाएगी। सप्लायर जो है वेरीफाइड भी है, ट्रेड इंश्योरेंस भी है। तो आप देखें सारी प्रोडक्ट डिटेल मेरे सामने यहाँ पर मौजूद है। अब नीचे भी देख लें। तो अब हम क्या करते हैं कि हम स्टार्ट ऑर्डर करते हैं। हम इसके पीसेस 200 पीसेस सेलेक्ट करके स्टार्ट ऑर्डर करते हैं। जैसे हम स्टार्ट ऑर्डर करेंगे ये हमें कहेगा कि सेंड इंक्वायरी नाउ। तो हम सेंड इंक्वायरी में क्या करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट की डिटेल लिखते हैं, उसका कलर, उसका साइज, उसमें अगर आप कोई चेंजेस चाहते हैं तो वो भी हो सकती हैं, यानी कि आप सारी की सारी डिटेल यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं कि नीचे लिखा हुआ है अटैचमेंट, यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट के फोटोज़ भी मतलब यहाँ पर अपना ऐड कर सकते हैं ताकि आपके सप्लायर को सही से पता चले कि आपने किस तरह की प्रोडक्ट खरीदनी है। तो आप जब ये सारा कुछ कर लेंगे तो आप इंक्वायरी सेंड कर देंगे, आपके अकाउंट में इंक्वायरी का जवाब आ जाएगा। तो इस तरह आप इनसे डील फाइनल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप क्या करते हैं कि आप इनसे चैट भी कर सकते हैं, इनसे बात भी कर सकते हैं।
आप इनसे रेट नेगोशिएशन भी कर सकते हैं, यानी कि प्राइस नेगोशिएशन भी कर सकते हैं कि अगर ये मिसाल के तौर पे 50 सेंट की दे रहा है तो आप इसे ऑफर कर सकते हैं 45 सेंट की, 40 सेंट की, जहाँ पर आपका रेट बन जाए। क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम आप अमेजॉन पर जब कोई चीज़ बेचें तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए यानी कि ये ज़रूरी होगा कि आप उसे कम से कम प्राइस पर लें, कम से कम प्राइस पर आप अपनी एक्यूरेट चीज़ जो कि क्वालिटी आपकी है वो मेंटेन रखें, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो आप यहाँ पर इनसे बात भी कर सकते हैं। अब आपने एक तो ये तरीका देख लिया अपना सप्लायर ढूंढने का। अब हम तरीका दूसरा जो इसका तरीका है सप्लायर ढूंढने का, अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो हम दोबारा अलीबाबा पर आते हैं, हम अपना वही जो अपना हमारा कीवर्ड है की चेन्स यहाँ पर दोबारा से टाइप करते हैं और इसे सर्च करते हैं। जैसे हम सर्च करते हैं वापस वही मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट होना शुरू हो जाते हैं। हम रिजल्ट को नहीं देखना, अभी हमने क्या करना है, सीधा नीचे जाना है। सीधा नीचे जाएंगे, नहीं नीचे जाएंगे सीधा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, और यहाँ पर लेफ्ट साइड भी लिखा हुआ है गेट कोटेशन नाउ। तो अब जब आप गेट कोटेशन नाउ पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आपके सामने एक फॉर्म खुल जाता है। अब रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन क्या चीज़ है? रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन अलीबाबा का एक टूल है जिसके जरिए क्या होता है कि आप अपनी सारी प्रोडक्ट डिटेल अलीबाबा को दे देते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का नाम ये है, ये कैटेगरी है, ये सोर्सिंग टाइप है, फलां चीज़ें, टोटल इसकी जो है ना अपनी प्रोडक्ट की सारी डिटेल प्लस फोटोज़ वगैरह भी सारा कुछ इसे अलीबाबा को दे देते हैं। और अलीबाबा क्या करता है कि वो जो प्रोडक्ट होती है उससे रिलेटेड जितने भी सप्लायर होते हैं सबको वो रिक्वेस्ट शो करवाता है। अब जो सप्लायर इंटरेस्टेड होता है आपके इस ऑर्डर में तो वो आपको दोबारा से इंक्वायरी सेंड करता है कि हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, आपको इतने में दे देंगे। इस तरह से आपको बहुत सारी जो है ना वो अपना कोटेशन आना शुरू हो जाती हैं। तो अब हमने देखना यह है कि हमने कोटेशन की रिक्वेस्ट भेजनी कैसे है। सबसे पहले हम बेसिक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर लिखेंगे। आपके प्रोडक्ट का क्या नाम होगा, जो आपने प्रोडक्ट हंटिंग की है उसमें जो आपकी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड होगा वो सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद जो आपको लगता है कि प्रोडक्ट का ये नाम है तो आप आके वो भी लिखेंगे। प्रोडक्ट का नाम लिखने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि कौन सी कैटेगरी की प्रोडक्ट है आपकी। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि सोर्सिंग टाइप सिलेक्ट करनी है कि आप किस तरह की सोर्सिंग करवाना चाहते हैं। क्या आप कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट चाहिए या नॉन कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट चाहिए। कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट से मतलब ये है कि आपको ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जिसमें आपने कुछ तब्दीली करवानी है। अगर आप कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे तो अब आपके पास जो ऑप्शन आता है वो ये है कि आपने किस तरह की कस्टमाइजेशन करवानी है। क्या आपने लोगो कस्टमाइजेशन करवानी है या फिर उसकी पैकेजिंग जो है वो कस्टमाइजेशन करवानी है, असेंबलिंग या उसके बाद कस्टमाइज फंक्शन, उसका फंक्शन जो है वो आपने कस्टमाइज करवाना है। यानी कि आप किस तरह से कस्टमाइजेशन करवानी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। कस्टमाइजेशन का जो है ये आपने सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अगली चीज़ जो होती है वो होती है सोर्सिंग पर्पस। यानी कि आपने सोर्सिंग पर्पस आपका क्या है, आप किस मकसद के लिए सोर्सिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें होलसेल है, रिटेल है, प्रोडक्शन इक्विपमेंट है, उसके बाद रॉ मटेरियल, यानी कि ये सारी लिस्ट मौजूद है। जो आपकी सोर्सिंग जो पर्पस होता है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। अब अमेजॉन के केस में जैसी बात है, आपने रिटेल सेलेक्ट करना है कि हमारा जो पर्पस है सोर्सिंग का वो हमने आगे भी रिटेल पर बेचना है इसे। आप अपनी सोर्सिंग टाइप जो है वो सिलेक्ट करने के बाद आप क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितने पीसेस चाहिए प्रोडक्ट के। तो हम मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिख देते हैं 20। उसके बाद आप ट्रेड आइटम सेलेक्ट करते हैं। ट्रेड आइटम क्या होता है बेसिकली, ट्रेड आइटम का मतलब है, सॉरी ये ट्रेड आइटम नहीं है, ट्रेड टर्म्स है। तो ट्रेड टर्म्स में आप क्या होता है कि आपने किस तरह की डील करनी है। यहाँ मिसाल के तौर पर हम DDP सेलेक्ट करते हैं जिसका मतलब है डिलीवरी ड्यूटी पेड। यानी कि डिलीवरी ड्यूटी पेड का मतलब ये है कि शिपिंग के जो एक्सपेंसेस होंगे, यानी कि जो भी किराया होगा, यानी कि उस मैन्युफैक्चर से लेकर अमेजॉन पहुंचाने तक जो टैक्सेस होंगे, जो ड्यूटीज़ होंगी, ये सारी की सारी आपके सप्लायर ने पे करनी होगी। यानी कि आप यहाँ पर जो एक किस्म का मॉडल है शिपमेंट का वो यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं जिसमें आपकी शिपमेंट और उस पर जो कॉस्ट आती है और उस पर जो चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो उसका ये एक मॉडल है, यानी कि DDP, ड्यूटी डिलीवरी पेड। तो आप क्या करते हैं कि आप अमेजॉन पर सिंपली DDP सिलेक्ट करेंगे ताकि सारे टैक्सेस और सारी की सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपका खुद सप्लायर पे करे, आपको उस चीज़ की कोई टेंशन ना लेनी पड़े। उसके बाद ट्रेड टर्म सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, अपना मैक्सिमम बजट बताते हैं कि आपका मैक्सिमम बजट कितना है। वो US डॉलर्स में भी बता सकते हैं, किसी और करेंसी में भी बता सकते हैं, क्योंकि अमेजॉन केस में हम ज़्यादातर US डॉलर में बताते हैं या फिर UK पाउंड्स में बताते हैं। मैक्सिमम बजट अपने जो सिलेक्ट करते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं, डिटेल्स, आप अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स यहाँ पर लिखते हैं। डिटेल्स में क्या होता है, आपके प्रोडक्ट का नाम होता है, आपके प्रोडक्ट की सारी टोटल स्पेसिफिकेशन शामिल होती है, जो आपने कस्टमाइजेशन करवानी होती है वो भी इसमें शामिल होती है। और इस तरह से लिखी जाती है कि क्योंकि मुख्तलिफ सप्लायर्स को मिलती है, मुख्तलिफ मैन्युफैक्चर को मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट आप ढूंढ रहे होते हैं वो इस टाइम अलीबाबा पर मौजूद नहीं होती, लेकिन कोई ऐसा सप्लायर जिसकी कैपेसिटी में उसको मैन्युफैक्चर करना होता है वो देखता है जब, तो वो समझ आता है कि भाई ये चीज़ मैं मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ, तो वो आपको उस हिसाब से कोटेशन भेज देता है। तो इसलिए आपने डिटेल जो लिखनी है वो बड़े सही तरीके से लिखनी है ताकि हर किस्म का जो मैन्युफैक्चर है उसको समझ आए। उसके बाद हमारे पास आती हैं अटैचमेंट्स। अटैचमेंट बेसिकली क्या है कि हमारे प्रोडक्ट के फोटोज़ या उससे रिलेटेड कोई भी फाइल्स हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं ताकि वो भी हमारे जो मैन्युफैक्चर्स हैं उन तक पहुँचे और जो सही मैन्युफैक्चर है उस चीज़ का वो आपसे रब्ता करें। उसके बाद जो हमारे पास आती है वो है सप्लायर कैपेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट्स। इसका बेसिकली मतलब यह है कि आपको किस किस्म का सप्लायर चाहिए, यानी कि आपको ट्रेड इंश्योरेंस वाला सप्लायर चाहिए, आपको वेरीफाइड सप्लायर चाहिए, या इसके अलावा और उसके पास क्या क्या सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। और ये वाला फॉर्म आप तब फिल कर सकते हैं जब आप अपनी प्रोफाइल में सारी डिटेल पूरी कर लेंगे, तब ये वाला फॉर्म आपका अनलॉक हो जाता है। तो उसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो है शिपिंग एंड पेमेंट। शिपिंग एंड पेमेंट में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है शिपिंग मेथड।
तो आपको यानी कि बाय एयर चाहिए अपनी प्रोडक्ट या बाय सी चाहिए या कौन से तरीके से चाहिए। तो आमतौर पर हम अमेजॉन के केस में बाय एयर करते हैं, तो हम वो सिलेक्ट करते हैं आमतौर पे। अगर आपको बाय सी चाहिए तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन निस्बतन आपको प्रोडक्ट सस्ती पड़ती है। उसके बाद आप क्या करते हैं, डेस्टिनेशन यानी कि प्रोडक्ट किस मुल्क में आपको चाहिए, तो आप वो मुल्क सिलेक्ट करते हैं। आमतौर पर हम यूनाइटेड स्टेट्स या फिर यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद पोर्ट यानी कि कौन सी पोर्ट पे आपको ये चाहिए, यानी कि किस जगह पे चाहिए। आमतौर पर क्या होता है कि हम देख लेते हैं कि इस मुल्क में कौन कौन सी, मिसाल के तौर पर हम यूएसए में या फिर यूके में काम कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि यूके में कहाँ कहाँ पर अमेजॉन के जो वेयर हाउसेज हैं वो मौजूद हैं। तो हम उनमें से किसी एक की लोकेशन इनको भेज देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे पास जो है वो एक एक्यूरेट रिजल्ट की जो आ जाती है, कोड आ जाती है हमारे पास। उसके बाद होता है शिपिंग टाइम, तो यानी कि आपको कितने दिनों में अपनी प्रोडक्ट आपको अपने वेयर हाउस में चाहिए, तो ये भी आप लिख सकते हैं, मतलब कितने दिनों में चाहिए। तो ये आपकी सारी सारी आपके पूरे के पूरे प्लान पर डिपेंड करता है। उसके बाद जो हमारी आती है चीज़ वो है पेमेंट मेथड, यानी कि आपका पेमेंट मेथड क्या होगा। हम आमतौर पर जो चीज़ सेलेक्ट करते हैं वो है टीटी यानी कि टेलीग्राफिक पेमेंट्स। तो हम हमेशा टेलीग्राफिक पेमेंट से ही पेमेंट करते हैं। टेलीग्राफिक पेमेंट्स में आप यानी कि अपने डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं और आप अपने बैंक वायर ट्रांसफर यानी कि बैंक ट्रांसफर से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे कि अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये सारा फॉर्म जो है आपसे रिलेटेड जितने भी सप्लायर्स होंगे, मैन्युफैक्चरर होंगे, उनको दिखाया जा रहा होगा। तो उनमें से जो आपको मतलब आपकी प्रोडक्ट आपको ऑफर करना चाहता है तो आपको कॉन्टैक्ट बैक करेगा और आपको कोटेशन भेजेगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी ये बात मुकम्मल होती है कि हमने अलीबाबा पर सप्लायर कैसे ढूंढना है। तो अब हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि हमने अलीबाबा से प्रोडक्ट सोर्स करते वक्त क्वालिटी को कैसे यकीनी बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि सबसे पहला जो काम होता है अपना ऑर्डर करते वक्त, वो आप 1 अदद या 2 अदद सैंपल ऑर्डर करते हैं। लेकिन आपको सैंपल के भी पैसे देने पड़ते हैं। तो सैंपल जब आपके पास पहुंच जाते हैं, आप क्या करते हैं कि उन्हें चेक करते हैं क्या वो आपकी क्वालिटी के म्यार पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। अगर वो पूरा उतरते हैं तो ठीक है, अगर नहीं उतरते उसमें तब्दीली करनी है तो आप वापस अपने जो सप्लायर को कॉन्टैक्ट करते हैं, उससे बताते हैं कि इसमें ये चीज़ें हैं, ये मसाइल हैं, मुझे ये तब्दीलियाँ इसमें चाहिए। तो वहाँ पर आप ये करते हैं। उसके बाद जब आपकी शिपमेंट रेडी हो जाती है, जब आपका स्टॉक रेडी हो जाता है और वहाँ से निकलने लगता है, तो आप एक और काम करते हैं इस दौरान, वो ये कि किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाते हैं और नियर बाय उस इलाके के नियर बाय जहाँ पर मैन्युफैक्चर मौजूद होता है वहाँ पर आप कोई ऐसा बंदा सेलेक्ट करते हैं, ऐसा फ्रीलांसर सेलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, जिसे आप कुछ पैसे देते हैं और वो बंदा वहाँ पर जाता है, उस प्रोडक्ट को चेक करता है, उसके फोटोज और वीडियोस आपको भेजता है, बताता है कि ये प्रोडक्ट इस तरह की है, इसमें ये मसाइल हैं, ये चीज़ें हैं। यानी कि आप थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवाते हैं। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन से क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी यकीनी हो जाती है कि यानी कि आप 100% इस तरीके से अपनी क्वालिटी को यकीनी बना सकते हैं। उसके बाद हमने जो हमारे पास सवाल आता है वो ये है कि हमने अलीबाबा पर पेमेंट कैसे करनी है। तो पेमेंट का सादा सा निज़ाम है, वो ये है कि हम हमेशा टेलीग्राफिक पेमेंट करते हैं और हम ट्रेड इंश्योरेंस के अंडर पेमेंट करते हैं, यानी कि जिस पेमेंट की गारंटी अलीबाबा को देता है। इन सब केसेस ऐसा होता है कि हम 30% एडवांस में देते हैं। जब हमारी प्रोडक्ट तैयार हो जाती है तो फिर हम 30% देते हैं और बाकी जब वो शिपमेंट हो जाती है या होने वाली होती है उस वक्त पेमेंट करते हैं। डिपेंड करता है मुख्तलिफ कंडीशन पर और डिफरेंट सप्लायर्स पर। तो जब आप ट्रेड इंश्योरेंस के अंडर ये सारा काम करते हैं तो अलीबाबा इसकी गारंटी लेता है कि अगर आपके प्रोडक्ट आपके पास सही से नहीं पहुंचती, टाइम पे नहीं पहुंचती, या इसमें कोई फॉल्ट होता है या कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो कि आपको प्रोडक्ट रिटर्न करनी पड़ती है, तो क्या होता है कि अलीबाबा उसके पैसे रोककर वो पैसे वापस आपको भेज देता है और आपसे प्रोडक्ट वापस मंगवा लेता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पेयोनियर का अकाउंट कैसे बनता है। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पेयोनियर के अकाउंट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है अमेजॉन सेलर सेंटर के लिए। असल में जब अमेजॉन पर आप प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उनके पैसे आते हैं, तो अमेजॉन डायरेक्ट आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफर नहीं करता। तो इसलिए हमें दरमियान में वर्चुअल बैंक चाहिए होता है। जैसे पेयोनियर है, पेपाल है, इस तरह के और भी हैं। तो पहले अमेजॉन से पैसे आपके वर्चुअल बैंक में आते हैं, उसके बाद वहाँ से पैसे आपके बैंक अकाउंट में पाकिस्तान के अंदर आते हैं। तो इसलिए हमें पहले पेयोनियर का अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर हम सेलर सेंटर अकाउंट बनाएंगे और उसमें हम अपने इस अकाउंट की डिटेल्स देंगे ताकि हमारे पैसे वहाँ से वर्चुअल बैंक में आएँ, यानी कि पेयोनियर में आए। उसके बाद यहाँ से पैसे आपके बैंक अकाउंट में आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल खोलना है और गूगल पे सिंपली आपने लिखना है पेयोनियर। जैसे आप पेयोनियर लिखेंगे तो आपके सामने ये रिजल्ट शो होंगे। तो सबसे पहला लिंक आपने क्लिक करना है। जैसे आप लिंक क्लिक करेंगे तो आप पेयोनियर की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे ये कुछ पूछ रहा है, लेट्स फाइंड द राइट अकाउंट फॉर योर नीड्स IMA। तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल, क्योंकि आप कोई और सिलेक्ट करेंगे तो वो आपसे उस तरह के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करेगा। यानी कि आप मिसाल के तौर पे आप फ्रीलांसर सर्विस एंड प्रोवाइडर और SMB ये सिलेक्ट करते हैं तो वो आपसे पूछेगा कि आप कौन सा फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, कौन सी वेबसाइट के साथ करते हैं, वहाँ से लिंक शेयर करेंगे वो वगैरह, और दीगर जो ऑप्शन हैं वो अगर सिलेक्ट करेंगे तो वो उस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर करेगा। तो आप यहाँ से इंडिविजुअल सेलेक्ट करें। उसके बाद नीचे एक और ऑप्शन आ जाता है आई एम लुकिंग टू, यहाँ लिखा हुआ है गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स एंड मार्केट प्लेसेस। तो आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद नीचे आगे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा जो कि आपने अपना कंप्लीट करना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा है योर फर्स्ट नेम। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम का पहला हिस्सा, जैसे मेरा नाम मोहम्मद जुल्करनैन है तो मैं यहाँ पे मोहम्मद लिख दूंगा। नीचे लिखा हुआ है लास्ट नेम, यहाँ पे मैं जुल्करनैन लिख दूंगा। और नीचे आपसे मांग रहा है ईमेल एड्रेस, आपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस देना है। और नीचे लिखा हुआ है री इंटर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपने वही ईमेल एड्रेस दोबारा से देना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। जब आपकी डिटेल कंप्लीट हो जाएगी तो नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट, आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
उसके बाद आप दूसरे फॉर्म पे आ जाते हैं जो कि है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देखें सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कंट्री, तो यहाँ से आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है स्ट्रीट नंबर, यानी कि आपने यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है, स्ट्रीट नंबर लिखना है, आपने अपना टाउन जो भी जिस जहाँ आप रहते हैं उस जगह का नाम। उसके बाद नीचे एक लाइन लिखी हुई है मोर एड्रेस डिटेल, यानी कि इन 2 लाइनों में आपने अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है। उसके बाद लिखा हुआ है सिटी, तो यहाँ पर आपने अपने शहर का नाम लिखना है। और नीचे लिखा हुआ है पोस्टल जिप कोड, यानी कि आपने अपना सिटी का पोस्टल कोड यहाँ पर डालना है। पोस्टल कोड अगर आपको मालूम नहीं है तो आप गूगल पर सर्च कर लें, अब वहाँ से आपको आपकी सिटी का पोस्टल कोड मिल जाएगा। तो आपने ये डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद आपसे नीचे मांग रहा है मोबाइल नंबर, आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है। +92 लिखा हुआ है तो आगे आपने 0 नहीं डालना, बाकी अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। जैसे 0345 होता है तो आपने 345 से शुरू करना है। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और फिर आपने नीचे देखना है वेरिफिकेशन कोड। मोबाइल नंबर डालने के बाद ऊपर आपने वेरिफिकेशन कोड के बाहर के सामने आपको नजर आ रहा होगा सेंड कोड, आपने इसको क्लिक करना है। सेंड कोड को जैसे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर कोड आएगा और वो कोड आपने यहाँ पर लिख देना है। जैसे कोड लिखेंगे उसके बाद आपने करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अगला जो फॉर्म आपके पास आएगा वो है सिक्योरिटी डिटेल्स का। सिक्योरिटी डिटेल्स में जो सबसे पहली चीज होती है वो है यूजर नेम, जो कि बाय डिफॉल्ट आपका ईमेल आईडी आपका यूजर नेम होगा। उसके बाद इंटर पासवर्ड, आपने पासवर्ड सेलेक्ट करना है, इसमें स्मॉल लेटर्स, लार्ज लेटर्स और नंबर्स डालने हैं आपने। उसके बाद री इंटर पासवर्ड, दोबारा से वही पासवर्ड टाइप करना है। उसके बाद आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है ना यहाँ से सेलेक्ट कर लेने हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपसे यहाँ पर पहले से ही क्वेश्चन बने होते हैं, उनका जवाब आपने यहाँ पर लिखना होता है जो कि आपके अकाउंट की रिकवरी के दौरान इस्तेमाल होता है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है आईडी डिटेल्स। तो सबसे पहले इशूइंग कंट्री ऑफ आईडी, यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। उसके बाद आईडी टाइप नेशनल आईडी और आगे आपने लिखना है आईडी कार्ड नंबर। उसके बाद जो नीचे वाली लाइन है इस पर लिखना है फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज, यानी कि आपकी लोकल लैंग्वेज जो है पाकिस्तान में वो उर्दू है, तो आपने यहाँ पर उर्दू में अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है, फिर लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद प्लीज इंटर द कोड बिलो, तो यहाँ पर जो नीचे कोड नजर आ रहा है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। जो ये नाम लिखेंगे आप वो किस तरह लिखेंगे कि आप यहाँ पर जाएंगे गूगल पर और यहाँ लिखेंगे इंग्लिश टू उर्दू। तो इंग्लिश में जो आप नाम लिखेंगे साथ में उर्दू में लिखा आ जाएगा, आपने यहाँ से सिंपली क्या करना है कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ आकर पेस्ट कर देना है। उसके बाद जैसे नीचे वाला कोड डालेंगे और यहाँ से नेक्स्ट आप कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलमोस्ट डन। उसके बाद प्लीज ऐड ए बैंक अकाउंट फॉर विड्रॉल्स एंड बिलोंग्स टू योर कंपनी, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि बैंक कंट्री पाकिस्तान, उसके बाद करेंसी आपकी बाय डिफॉल्ट PKR यानी कि पाकिस्तानी रुपीज़, और उसके बाद यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है कि बैंक नेम, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, आपने अपनी बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा जो अपना अकाउंट है वो है बैंक अल्फलाह लिमिटेड में, तो मैं वो सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद नीचे आप देखें तो आपसे मांग रहा है IBAN नंबर। तो ये IBAN नंबर क्या होता है? IBAN नंबर बेसिकली जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपके अकाउंट के 2 नंबर्स होते हैं। एक आपका लोकल जो अकाउंट नंबर होता है जो कि लोकल पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफर के लिए यानी कि मनी ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होता है, और एक आपके अकाउंट का नंबर होता है IBAN नंबर जो कि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह हर बैंक अकाउंट के 2 नंबर होते हैं। तो आप सिंपली आप अपने बैंक अकाउंट में अपना बैंक में फोन करेंगे, उन्हें कहेंगे कि मेरे अकाउंट का IBAN नंबर दे दें मुझे, तो आपको फोन दे देंगे जो कि 24 कैरेक्टर पर मुश्तमिल होता है। तो आपने वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है आई एग्री, यहाँ पर दोनों पर चेक डालना है और नीचे जाके सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है रिव्यू इन प्रोसेस, तो आपका अकाउंट यहाँ पर बन चुका है इस टाइम। उसके बाद आपके पास एक ईमेल आएगी वेरीफाई ईमेल, तो यहाँ पर आपने अपना ईमेल जो है आपने डाला था वो वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है यू सक्सेसफुली वेरीफाइड योर ईमेल, तो आपका ईमेल वेरीफाइड हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद कुछ देर बाद 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आपके पास दोबारा से ईमेल आएगा कि आपका अकाउंट बन चुका है। तो अकाउंट बनने के बाद कुछ इस तरह से नजर आता है। यहाँ से आप देखें रिसीव में जाएँ, उसके बाद नीचे जाएँ ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज में, तो आपके नीचे UK और USA और यहाँ पर 2 यानी कि बैंक्स जो है ना आपको फिलहाल प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अगर आपका अमेजॉन का अकाउंट USA में है तो USA वाला बैंक अकाउंट यूज़ करेंगे। अगर आपका जो सेलर सेंट्रल है अमेजॉन का वो UK का है तो आप UK का बैंक यूज़ करेंगे। तो हम USA का देख लेते हैं। जब देखें आपके पास सारी बैंक डिटेल उन्होंने दे दी है, ये वाली बैंक डिटेल हम अपने सेलर सेंट्रल यानी कि अमेजॉन सेलर सेंट्रल में इस्तेमाल करेंगे ताकि अमेजॉन से हमारी जो पेमेंट आए इस पेयोनियर में आए और पेयोनियर से हमारी पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में जाए। तो वो IBAN के थ्रू जाएगी, जो कि आप IBAN नंबर यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से आप अपनी अमेजॉन की पेमेंट आप वर्चुअल बैंक के थ्रू अपने जो लोकल बैंक है उसमें आप अपनी पेमेंट रिसीव करेंगे। अमेजॉन सेलर सेंट्रल का अकाउंट कैसे बनाना है, तो अब शुरू करते हैं। पहले एक चीज समझ लें कि अगर आपने अकाउंट USA में बनाना है तो आपने गूगल पर लिखना है अमेजॉन सेलर सेंट्रल USA। अगर आपने सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाना है UK का तो आपने लिखना है अमेजॉन सेलर सेंट्रल .UK। तो हमने क्योंकि बनाना है अमेरिका में USA में, तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं अमेजॉन सेलर सेंट्रल। जैसे लिखेंगे तो हमारे सामने रिजल्ट शो हो रहे हैं। पहला लिंक क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये पेज शो हो जाता है। तो आप इसका HTML देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है sellercentral.amazon.com है। इसका मतलब है कि ये अकाउंट USA का बन रहा है। अगर यहाँ पे होता है .com.UK तो मतलब अकाउंट UK का बन रहा है। इस चीज़ को आपने जरा देख लेना है। उसके बाद जो आपने काम करना है क्लिक करते हैं, यहाँ पर सबसे नीचे लिखा हुआ है क्रिएट योर अमेजॉन अकाउंट, यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास ये पेज शो हो जाएगा। सबसे पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद नीचे ईमेल ID, उसके बाद पासवर्ड। और एक चीज़ ख्याल रखनी है कि ईमेल ID और फोन नंबर जो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे वो आपने पहले कभी अमेजॉन के लिए इस्तेमाल ना किया हो। उसके बाद नीचे पासवर्ड लिखेंगे, री इंटर पासवर्ड करेंगे और आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है कि सोल्व पजल टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट।
सॉल्व पजल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पजल शो होगी। यहाँ लिखा हुआ है सॉल्व दिस पजल टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट, पिक द डाइक पेयर एडिंग अप टू 5, यानी कि 2 ऐसे डाइक पिक करें जिनको जमा करने से 5 बनता हो। तो हम यहाँ पर एंड वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, 4 + 1 5। तो इस तरह से ये 3 बार होगा। उसके बाद आपके पास ये वाला पेज शो हो जाएगा, वेरीफाई ईमेल एड्रेस, यानी कि आपके ईमेल पर अपना ईमेल पर एक आपके ईमेल एड्रेस पर एक ईमेल आ चुकी है जिसमें ये वाला कोड है। आपने यहाँ से ये कोड कॉपी करना है और यहाँ लाकर पेस्ट कर देना है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे मांगेगा ऐड मोबाइल नंबर। सबसे पहले जो काम करना है आपने यहाँ पर आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है जो कि पाकिस्तान +92। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर इस तरह से डालना है कि आपने 0 नहीं डालना, बल्कि जैसे 0345 होता है तो आपने 345 से शुरू करना है। फ़ोन नंबर डालेंगे, उसके बाद लिखा हुआ है सेंड कोड करेंगे। उसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर पे कोड आ जाएगा, जो कोड आपने यहाँ पर एंटर करना है। जैसे एंटर करेंगे और नीचे लिखा हुआ है क्रिएट योर अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस पेज पर। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है बिजनेस लोकेशन, सिलेक्ट ए कंट्री। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, पाकिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान करेंगे और नीचे लिखा हुआ है बिजनेस टाइप। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आई एम एन इंडिविजुअल, आपने यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे लिखेंगे योर नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। जिस भाई के नाम के 3 हिस्से होंगे वो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा लिखेगा। जिसके 2 हिस्से होंगे वो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिखेगा, मिडिल नेम नहीं लिखेगा। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, एग्री एंड कंटिन्यू, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन के लिए एक अलग फॉर्म ओपन हो जाता है। तो उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, यहाँ से सिलेक्ट करना है पाकिस्तान। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, वो भी पाकिस्तान। डेट ऑफ बर्थ आपने अपने आईडी कार्ड पे जो है वो डाल देनी है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आपके पास आइडेंटिटी का क्या प्रूफ है, तो यहाँ पर आपने नेशनल आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लेना है और अपने आईडी कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है उसके आगे वो लिख देनी है। उसके बाद कंट्री ऑफ इशू, यहाँ पे भी पाकिस्तान आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम अगर थोड़ा सा नीचे देखें, नीचे जाएं तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिजनेस एड्रेस, सबसे पहले पाकिस्तान। उसके बाद आपने राइट साइड पे जिप कोड, यानी कि अपने शहर का जिप कोड या पोस्टल कोड आप इंटरनेट पर सर्च कर लें, अपने शहर का पोस्टल कोड यहाँ पे डालना है। उसके बाद स्टेट एंड रीजन लिखना है। उसके बाद सिटी, अपने शहर का नाम लिखना है। स्टेट एंड रीजन में मिसाल के तौर पे पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, जो भी आपका स्टेट या रीजन बनता है वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रीट एड्रेस, आप स्ट्रीट एड्रेस, उसके सामने लिखा हुआ है एड्रेस लाइन 2। इन दोनों लाइनों में अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है जो कि आपके आईडी कार्ड पर लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है आई कन्फर्म एड्रेस, तो यहाँ पर आपने चेक लगाना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर लिख देना है। तो उसके बाद लिखा हुआ है सेंड SMS, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर एक कोड आएगा। आपने ये कोड यहाँ पर जैसे अपने यहाँ पर जैसे कोड आए आपने वो यहाँ पर लिख देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ जाएगा वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, तो उसके नीचे आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके पास दूसरा फॉर्म आ जाता है जो कि है बिलिंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अमेजॉन आपसे फीस चार्ज करता है वो फीस देने के लिए आपको यहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऐड करना होता है। तो आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट कार्ड नंबर, तो आपने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद एक्सपायर्स ऑन, तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पर नंबर लिखे होते हैं, एक्सपायरी डेट लिखी होती है, वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद एक्सपायरी का साल सेलेक्ट कर लेना है। नीचे लिखा हुआ है कार्ड होल्डर्स नेम, जो भी बंदा कार्ड होल्डर है उसका यहाँ पर नेम लिखना है। उसके बाद आपने कर लेना है नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करते हैं आपके पास एक और फॉर्म आ जाता है, वो है आपके स्टोर एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि स्टोर नेम लिखेंगे। स्टोर नेम आपने वही लिखना है जिस नाम से आप अपनी ब्रांड रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो आपने वो यहाँ पर लिखना है और ये यूनिक होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर स्टोर नेम लिखेंगे तो साइड पे लिखा हुआ आ जाएगा कि अवेलेबल। उसके बाद डू यू हैव ए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड UPCs फॉर ऑल ऑफ योर प्रोडक्ट्स, तो UPCs हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो फिलहाल के लिए आपने यहाँ पर नो कर लेना है क्योंकि आपके पास कोई UPC नहीं है फिलहाल। तो जैसे नो करेंगे उसके बाद हम नीचे जाते हैं, डू यू हैव, अच्छा आर यू द मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ओनर, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, नो कर लेना है। नो करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं तो हम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पर चले जाते हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पर हमने क्या करना है, ऊपर जो हमारी डिटेल्स जो हमने पहले दी थी वो शो हो रही हैं और नीचे लिखा हुआ है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, तो हमने यहाँ पर अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड अपलोड करनी है। जैसे ही आप अपलोड फ्रंट साइड पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे फाइल मांगेगा, वो आपने फाइल सेलेक्ट करनी है। एक बात आपने याद रखनी है कि ये अपने आईडी कार्ड स्कैनर पर स्कैन करने के बाद जो PDF फाइल होगी वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है, फोटो खींच के अपलोड नहीं करना। उसके बाद आपने नीचे लिखा हुआ है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अपनी मोबाइल से भले निकाली हुई हो या फिर आपने अपने बैंक से ली हो या फिर आपने ATM से निकाली हो, वो यहाँ पर आपने ऐड करनी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने अपना आईडी कार्ड ऐड किया। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट, वी हैव रिसीव्ड योर इन्फॉर्मेशन एंड वी रीच आउट टू यू फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन विद इन 2 business days। तो यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट अमेजॉन को पहुँच चुकी है स्टोर बनाने की, तो वो इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद आपसे कांटेक्ट करेंगे कि हमें इस अकाउंट की वेरिफिकेशन के लिए मजीद कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मजीद कुछ डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या हो सकता है, आपका पासपोर्ट भी हो सकता है, आपका बिजली का बिल भी हो सकता है, यानी कि कोई भी यूटिलिटी बिल हो सकता है,
तो फिर आपको वो सारी चीज़ें जो अमेजॉन मांगेगा आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने अकाउंट को वेरीफाई कैसे करना है अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला। आज हमारा टॉपिक है कि हमने अमेजॉन सेलर सेंटर की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करनी है और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जो लाइव वीडियो कॉल होती है, लाइव वीडियो इंटरव्यू होता है, वो कैसे देना है। तो हमने पिछली वीडियो में अकाउंट बनाया था, तो जहां पर यहाँ पर लिखा हुआ रहा था वी हैव रिसीव्ड योर इन्फॉर्मेशन एंड मे रीच आउट टू यू फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन विद इन 2 बिजनेस डेज। तो दो दिन बाद यहाँ पर मैंने चेक किया तो लिखा हुआ रहा था थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट, वी हैव सबमिटेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर वेरिफिकेशन, और नीचे लिखा हुआ रहा था वीडियो कॉल वेरिफिकेशन। तो इसका मतलब है कि एक वीडियो कॉल होगी जिसमें अमेजॉन का जो नुमाइंदा होगा वो हमसे बात करेगा और वीडियो कॉल वेरिफिकेशन करेगा, यानी कि हमारे जो डॉक्यूमेंट जो हमने प्रोवाइड किए हैं अमेजॉन सेलर सेंटर अकाउंट बनाने के लिए, तो वो हमसे वहाँ पर लाइव वीडियो कॉल में देखेगा। तो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव ए शेड्यूल अपॉइंटमेंट ऑन अक्टूबर 7, 2021 10:30 AM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। तो यानी कि 7 तारीख को 10:30 पर मेरा लाइव इंटरव्यू होगा जो कि वीडियो कॉल के जरिए होगा। तो उसके बाद नीचे लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट विद स्टार्ट इन 2 days 3 hours and 27 minutes। तो उससे नीचे लिखा हुआ है इफ़ यू नीड टू रीशेड्यूल और कैंसिल द अपॉइंटमेंट क्लिक हेयर, यानी कि अब अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर टाइम नहीं बन रहा, तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं टाइम, यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी जो वीडियो कॉल की वेरिफिकेशन है वो दोबारा से शेड्यूल कर सकते हैं। अच्छा जी, जब वीडियो कॉल वेरिफिकेशन हो जाएगी तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और आपका सेलर सेंटर जो है वो आपके नाम इशू हो जाएगा और आप उस पर मजीद आगे काम शुरू कर सकेंगे। तो ये वीडियो कॉल वेरिफिकेशन होती कैसे है, वीडियो कॉल का जो ये इंटरव्यू वो होता कैसे है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वाइन वीडियो कॉल, जो कि अभी मैट है, यानी कि अभी हम इसे ज्वाइन नहीं कर सकते। इसे ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 days 3 hours and 27 minutes। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ये विजिबल हो जाएगा और हम इसे क्लिक करके यहाँ पर वीडियो कॉल जो हमारा इंटरव्यू होगा उसे ज्वाइन कर लेंगे। तो जो टाइम लिखा हो आपने एग्जैक्ट उसी टाइम पे, यानी कि 5 मिनट पहले ही यहाँ पर पहुंच जाना है। यहाँ पर कैसे पहुंचेंगे, आप अमेजॉन सेलर सेंटर को अपना लॉगिन पासवर्ड और आईडी अपनी देंगे, लॉगिन करेंगे तो आप सीधा यहाँ पर पहुंचेंगे। आप सेलर सेंटर में नहीं जाएंगे जब तक आपका ये स्टेप कंप्लीट नहीं हो जाता। तो जैसे ही आपने कोशिश करनी है कि 5-10 मिनट पहले पहुंच जाना है इंटरव्यू से, उसके बाद जैसे ये विजिबल हो जाए, आपका टाइम हो जाए, तो ज्वाइन वीडियो कॉल करनी है। एंड टाइम पे उनका जो नुमाइंदा होगा वो भी फ़ौरन आ जाएगा। तो आप लोगों की एक ब्रीफ सी बात होगी आपस में, जैसी बात वो इंग्लिश में होगी। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए बात करने के लिए, वो चंद एक सीधे साधे सवाल करता है। उन लोगों को भी पता होता है कि सामने वाले जो है मुख्तलिफ कंट्रीज के रहने वाले लोग हैं, जैसी बात है वो लोग भी जो है ना इंग्लिश ज़्यादा नहीं जानते होंगे। वो यानी कि इतने ब्रीफ तरीके से बात करता है, इतने आसान तरीके से बात करता है आपसे, आपको अच्छे से समझ आ जाती है कि ये क्या कहना चाह रहा है और क्या करवाना चाह रहा है। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल यानी कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है, अच्छे मूड में उनसे बात करेंगे। आप उसका मूड, जो बंदा आपसे बात करेगा उसका मूड देख के आपका मूड अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जैसे ही अच्छा इस वीडियो कॉल में आपसे वो क्या क्या पूछेगा, सबसे पहले तो वो आपको बोलता जाएगा, आपको बताएगा मेरा नाम ये है और मैं इनकी तरफ से आया हुआ हूँ अमेजॉन की तरफ से और मैं आपसे जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करूंगा। उसके बाद वो आपको इसके असूल समझाएगा और उसके बाद आपको बताएगा कि ये वीडियो रिकॉर्ड करने की भी इजाज़त आपको नहीं है और इस दौरान कोई फोटोज वगैरह लेने की भी इजाज़त नहीं है। उसके बाद ये सारी चीज़ें बता के सबसे पहले जो काम होगा वो आपसे आपका नाम पूछेगा। तो आपने अपना नाम बताना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अमेजॉन को सबमिट किए हैं, जमा करवाए हैं, क्या वो आपके पास अभी मौजूद हैं। तो जैसी बात है आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं, पासपोर्ट पास रखना है, उसके बाद अपना आईडी कार्ड पास रखना है, उसके बाद जो बैंक की जो अपनी हमने ली थी, अपनी जो बैंक स्टेटमेंट थी पिछले 180 डेज़ की, वो भी अपने पास रखनी है प्रिंटेड। तो सबसे पहले वो आपसे कहेगा कि आपका अपना आईडी कार्ड आपके पास है, तो आप कहेंगे जी मेरे पास है। वो आपसे कहेगा कि आप इसे अपने चेहरे के साइड पे कैमरे के सामने करें। उसके बाद आप सामने करेंगे। उसके बाद वो क्या करेगा, आपसे कहेगा कि इसकी बैक साइड दिखाएं। आप बिल्कुल वैसे ही बैक साइड दिखाएंगे और साथ में वो ये करेगा आपकी आसानी के लिए, उनको पता होता है वो सारा कुछ आपसे खुद ही करवा लेते होते हैं, वो बहुत आसान होता है ये। तो वो आपको आप खुद ही एक कार्ड उसने उठाया होगा और वैसे वो करके दिखाएगा भी ऐसे करना है आपने, तो आप उसे देख देख के खुद ही करते जाएंगे, वो सारा कुछ बहुत आसान होता है। तो उसके बाद वो आपको कहेगा कि अपना आईडी कार्ड बिल्कुल कैमरे के सामने लाएं, वो खुद भी ऐसे करके दिखाएगा, एक कार्ड उसके हाथ में होगा, वो खुद ही ऐसे करके दिखाएगा, ऐसे करें, आप वैसे करेंगे। उसके बाद आप कहेगा कि अपने कार्ड को थोड़ा सा यानी कि दबा के इसे फ्लेक्स करके दिखाएं, आप वैसे करके दिखाएंगे। उसके बाद आपसे कहेगा कि आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट आपने जमा कराई है क्या वो अभी प्रिंटेड है। जैसी बात आपके पास पड़ी हुई, आप उसे उठा के वो दिखा देंगे। तो उसके बाद वो आपसे 2-3 चीज़ें और पूछेगा कि आपका ये जो अकाउंट है वो कौन ऑपरेट करेगा। तो जैसी बात है आपने वहाँ पर कहना है कि ये मतलब आप खुद माई सेल्फ, मतलब आपने कहना है कि मैं खुद ही ऑपरेट करूँगा। ये आपने ये नहीं कहना कि मेरा कोई अकाउंट वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना वो ऑपरेट करेगा, तो आपने ये कहना है कि अकाउंट मैं खुद ही ऑपरेट करूँगा। उसके बाद वो आपको 2-4 चीज़ें और समझाएगा। इस तरह आपकी बात कंप्लीट होगी। उसके बाद वैसे तो वो कहते हैं कि ये आधे घंटे का इंटरव्यू है, लेकिन होता है 3-4-5 मिनट का इंटरव्यू होता है छोटा सा। उसके बाद वो आपको हेलो आई मतलब जो बाय बाय करना होता है वो करके वीडियो कॉल खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि आपको ईमेल आएगी कि हम आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको इतला कर देंगे कि आपकी जो मजीद वेरिफिकेशन है वो हुई है या नहीं हुई। तो आमतौर पर 72 आवर्स से पहले आ जाता है ईमेल, किसी का घंटे में आ जाता है, किसी का आधे घंटे में आ जाता है, किसी का 2 घंटे में आ जाता है। तो ईमेल जब आपके पास आ जाएगा और उसमें लिखा होगा कि आपका सेलर सेंटर अकाउंट के लिए आपकी वेरिफिकेशन मुकम्मल हो गई है, तो आप दोबारा जो सेलर सेंटर पर आएंगे, अपना यूज़र आईडी डालेंगे, ईमेल डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे। जैसे ही आप अपना साइन इन करेंगे सीधा आप सेलर सेंटर में आ जाएंगे, यानी कि आपका सेलर सेंटर अकाउंट बन जाएगा। तो ये जो बेसिकली वेरिफिकेशन होती है, ये इन्होंने पहले तरीका और था वेरिफिकेशन का, अब इन्होंने तब्दील कर दिया है। अब ये जो वेरिफिकेशन का तरीका है वो लाइव वीडियो कॉल से ही होता है। तो इस तरह ये आपने कॉल अटेंड करनी है, जो कि बहुत ही सादा सा तरीका होता है। आप सामने वाला जो होता है आपका अटेंडेंट, वो आपको आसानी से सारा कुछ समझा देता है। वो मतलब वो भी ट्रेंड होते हैं इस मामले में कि हमने कैसे डील करना है सामने वाले से। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छा इंशाल्लाह ताला हो जाता है, सबका ही हो जाता है। तो जब ये हो जाएगा उसके बाद आपका सेलर सेंटर अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा।
सारा काम मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद जो टैक्स इन्फॉर्मेशन होती है और जो पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने होते हैं वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं भी दुआ करूँगा इंशाल्लाह ताला आपका भी जो अकाउंट है वो अच्छे से वेरीफाई हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। बस आपने घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है और अच्छे मूड में हंसते मुस्कुराते आपने ये छोटा सा इंटरव्यू करना है। आज हमारा टॉपिक है कि Amazon सेलर सेंटर के लिए टैक्स इन्फॉर्मेशन आपने कैसे सबमिट करनी है। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने अपने सेलर सेंटर में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप जैसी बात है इस पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद आपने राइट साइड पे यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है अकाउंट इन्फो। तो अकाउंट इन्फो पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप अकाउंट इन्फो पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपने यहाँ नीचे देखना है लिखा हुआ है टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आप इस पेज पर आ जाते हैं। इस पेज पर लिखा हुआ है स्टार्ट टैक्स इंटरव्यू। तो आपने क्या करना है, स्टार्ट टैक्स इंटरव्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट टैक्स इंटरव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, टैक्स इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले जो काम करना है वो रिसीव इनकम फ्रॉम Amazon। तो यहाँ पर जो आपने करना है वो इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। अगर आपका अकाउंट जो है वो प्रोफेशनल अकाउंट है, प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट है, तो अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है और आपने अपनी रजिस्टर्ड कंपनी के बेस पे Amazon का जो सेलर अकाउंट बनाया है तो फिर आपने यहाँ पर बिजनेस सेलेक्ट करना है। फिर आपने बिजनेस अपना क्रेडेंशियल जो होंगे आप उनके थ्रू आप अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो मतलब बहुत ज़्यादा केसेस में तो इंडिविजुअल होता है, तो इसलिए हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है फॉर यूएस टैक्स पर्पसेस आर यू ए यूएस पर्सन। तो यहाँ पर जैसे बात है हम पाकिस्तानी, तो हम यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है एड्रेस। तो सबसे पहले आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है और नीचे जो है ना अपना एड्रेस जो आपने सेलर सेंटर के लिए इस्तेमाल किया था सारा वही कंप्लीट आपने एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा तो आपने अपनी सिटी का नाम लिखना है। उसके बाद नीचे पोस्टल कोड लिखना है और यहाँ से आपने डन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो अहम चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये लिखा हुआ है SSN और ITIN। तो यहाँ पर इसके राइट साइड पे देखें, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आप अपना टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर लिखें। तो ये टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, हमारे पास तो टिन है नहीं, टिन तो USA में यूज़ होता है, हमारे पास तो NTN नंबर यूज़ होता है यानी कि नेशनल टैक्स नंबर। तो ये क्या सीन है, तो यहाँ पर आप टिन लिखा रहने दें, आपने क्या करना है यहाँ पर NTN नंबर देना है। अब NTN नंबर आपके पास कहाँ से आएगा, ये आपके लिए प्रॉब्लम है। तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपका जो NTN नंबर होगा वो आपका ID कार्ड नंबर ही होगा। आपने सिंपली यहाँ पर अपना ID कार्ड नंबर ही लिख देना है। पाकिस्तान में ये रूल है कि एक इंडिविजुअल जब पे ही होता है यानी कि टैक्स पे करता है तो वो अपने ID कार्ड नंबर पे ही पे करता है। एक इंडिविजुअल का NTN नंबर उसका ID कार्ड नंबर ही होता है। अब यहाँ पर दूसरा केस जो है वो ये है कि जो बंदा अपनी कंपनी रजिस्टर करवाता है, कंपनी की बुनियाद पर जब वो टैक्स पे करता है तब उसका NTN नंबर अलग होता है, उसका ID कार्ड नंबर उसका NTN नंबर नहीं होता। उसके लिए बाकायदा वेरिफिकेशन करने के बाद उसे NTN नंबर अलग से प्रोवाइड किया जाता है। तो जो कि उसकी कंपनी की बिजनेस यानी कि उसकी कंपनी का जो होता है बिजनेस जो होता है उसका NTN वो होता है। अगर किसी ने अपने बिजनेस या अपनी कंपनी जो उसकी रजिस्टर है उसकी बेस पर अगर Amazon सेलर सेंटर का अकाउंट बनाया है तब वो बंदा ऊपर से बिजनेस सेलेक्ट करके नीचे आएगा तो यहाँ पर वो अपनी कंपनी का जो NTN नंबर होगा वो यहाँ पर लिखेगा। तो आपने यहाँ पर अपना एज ए इंडिविजुअल आपने अपना ID कार्ड नंबर लिखना है और नीचे लिखा हुआ है कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म जो है आपका फिल हो चुका है और सारी डिटेल यहाँ पर आ रही है। अगर पहले तो डिटेल सारी अपने हिसाब से देख लें, अगर डिटेल सही है तो ठीक है, अगर नहीं सही तो यहाँ नीचे लेफ्ट साइड लिखा हुआ है मेक चेंजेस। तो यहाँ पर क्लिक करके दोबारा से चेंजेस कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर राइट साइड पे देखें तो लिखा हुआ है सबमिट फॉर्म। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही सबमिट फॉर्म पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा वैलिडेटेड, यानी कि आपका जो टैक्स इन्फॉर्मेशन का फॉर्म है वो कंप्लीट होकर सबमिट हो चुका है। राइट साइड पे देख लें आपके पास शो भी हो रहा है, तो आपका वैलिडेटेड है यानी कि आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन जमा हो गई है। तो ये इसका सिंपल सा तरीका होता है। उसके बाद आप सिंपली एग्जिट इंटरव्यू पर क्लिक कर लेंगे और वापस अपने सेलर सेंटर में आ जाएंगे। तो ये एक सादा सा तरीका था टैक्स इन्फॉर्मेशन जमा करवाने का। आज हमारा टॉपिक है कि Amazon सेलर सेंटर के लिए डिपॉजिट मेथड कैसे सेट करना है और पेयोनियर अकाउंट को सेलर अकाउंट के साथ कैसे अटैच करना है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि Amazon सेलर अकाउंट से जो आप कमाते हैं वो डायरेक्ट पाकिस्तान में आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। दरमियान में आपको एक वर्चुअल बैंक ऐड करना पड़ता है, जैसा कि पेयोनियर है और उसके बाद पेपाल है। तो इस मकसद के लिए मैंने पिछली वीडियोस में पेयोनियर का अकाउंट बनाना भी सिखाया था, तो सबने बना लिया होगा उम्मीद है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने डिपॉजिट मेथड कैसे सेट करना है और डिपॉजिट मेथड में हमने अपना क्या करते हैं पेयोनियर का अकाउंट कैसे अटैच करना है उसके साथ। तो आपने यहाँ पर अपना सेलर सेंटर लॉगिन कर लेना है, उसके साथ ही आपने अपना पेयोनियर का अकाउंट भी लॉगिन कर लेना है। तो सबसे पहले अपना काम क्या करेंगे, सेलर सेंटर में साथ लिखा हुआ है सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और नीचे आपने लिखा हुआ है अकाउंट इन्फो पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप अकाउंट इन्फो पर क्लिक करते हैं तो ऊपर लिखा हुआ है पेमेंट इन्फॉर्मेशन, नीचे लिखा हुआ है डिपॉजिट मेथड्स। तो आपने डिपॉजिट मेथड्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा हुआ है डिपॉजिट मेथड्स में ऐड ए न्यू डिपॉजिट मेथड। तो ये जो इंटरफेस है ये मुख्तलिफ हो सकता है मुख्तलिफ मार्केट प्लेसेस के हिसाब से, तो लेकिन ये चीज़ें सारी सेम होंगी। तो आपने क्या करना है कि ऐड न्यू डिपॉजिट मेथड पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ये वाला आ जाएगा। तो सबसे पहला जो काम आपने करना है वो ये करना है कि बैंक लोकेशन आपने यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करनी है, यानी कि अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स बैंक अपना बैंक लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आप जाएंगे अपने
पेयोनियर अकाउंट में। पेयोनियर अकाउंट में जब आप पहुंच जाएंगे, जैसी बात है साइट पे आपने लॉगिन किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो वहाँ पर लॉगिन कर लेंगे पेयोनियर अकाउंट को, और आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है रिसीव पर क्लिक करेंगे और नीचे 3 चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं, जिनमें से दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज। आप ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आपके सामने बैंक अकाउंट्स आ जाएंगे मुख्तलिफ किस्म के, जो कि पेयोनियर आपको प्रोवाइड करता है। तो आपने क्या करना है, यूएसए को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपके सामने यूएसए के बैंक जो कि पेयोनियर ने आपको अलॉट किया हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पर सबसे पहला काम जो आपने करना है कि यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम, मेरा मोहम्मद जुल्कर है तो ये लिखा हुआ है, आपने बेनिफिशियरी नेम यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर लाकर अकाउंट होल्डर्स नेम पर पेस्ट कर देना है। पहला काम ये हो गया। उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है 9 डिजिट राउटिंग नंबर, आपने ये राउटिंग नंबर देना है। तो इसके लिए वापस आप पेयोनियर पे आएंगे, यहाँ से आप देखें कि लिखा हुआ है राउटिंग ABA, यहाँ से आगे सामने जो नंबर होगा वो आपने यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद वापस सेलर सेंटर पे आना है और यहाँ पर 9 डिजिट राउटिंग नंबर के नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद नीचे आपसे मांग रहा है बैंक अकाउंट नंबर। तो जैसी बात है, हमने वापस पेयोनियर पे जाना है और यहाँ से आप देखें नीचे लिखा हुआ है अकाउंट नंबर। तो आपने क्या करना है कि अकाउंट नंबर यहाँ से कॉपी करना है और वापस आना है अपने सेलर सेंटर पे और यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर के नीचे ये आपने पेस्ट कर देना है। और फिर नीचे लिखा हुआ है रीटाइप बैंक अकाउंट नंबर, तो आपने यहाँ पर दोबारा से पेस्ट कर देना है अपना अकाउंट नंबर। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर चेक लगाएंगे और नीचे लिखा हुआ है सेट डिपॉजिट मेथड और यहाँ पर सेट डिपॉजिट मेथड पर क्लिक कर लेंगे। तो जी अपना आपका सिंपली डिपॉजिट मेथड जो है वो कंप्लीट हो गया और यानी कि आपका डिपॉजिट मेथड जो है वो सेट हो गया है। आपका पेयोनियर अकाउंट आपके अमेजॉन सेलर सेंटर अकाउंट से जुड़ चुका है। तो अब क्या होगा कि जब आपकी अमेजॉन सेलर सेंटर से इनकम आएगी वो यहाँ से सीधा आपके पेयोनियर अकाउंट में चली जाएगी। पेयोनियर अकाउंट में हमने अपना लोकल बैंक अकाउंट नंबर ऐड किया हुआ था, उसका IBAN नंबर ऐड किया हुआ था। तो फिर पेयोनियर अकाउंट से जो पेमेंट होगी हमारे लोकल बैंक अकाउंट में आ जाएगी, जहाँ से हम कैश के जरिए अपने पैसे निकलवा लेंगे। वेरी सिंपल। UPC कोड्स क्या होते हैं, किस लिए इस्तेमाल होते हैं, अमेजॉन में मतलब इनकी जरूरत क्यों पड़ती है और ये कैसे खरीदे जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि UPC कोड्स होते क्या हैं। UPC कोड बुनियादी तौर पर बार कोड होते हैं। UPC का मतलब है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। जब भी आप कोई प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में, यूनिवर्सल मार्केट में बेचते हैं, भले वो अमेजॉन हो या कोई बड़ा मॉल हो या आपने कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करनी हो, तो उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन की जरूरत होती है। यानी कि उस प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड होता है जिससे वो प्रोडक्ट पहचानी जाती है इंटरनेशनल मार्केट में। तो जैसी बात है अमेजॉन के केस में, जब आप अमेजॉन पर कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसका एक UPC कोड होना जरूरी है। यानी कि एक उसका खास किस्म का आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि किसी और प्रोडक्ट से मैच ना करता हो, वो उस प्रोडक्ट का होना जरूरी है ताकि वो प्रोडक्ट अमेजॉन पर एक खास नंबर से पहचानी जाए। और क्योंकि अमेजॉन जो एक वेबसाइट है वो एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है, वो एक ग्लोबल लेवल का बिजनेस प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए उस पर आपकी प्रोडक्ट को एक UPC कोड चाहिए होता है। तो UPC कोड आपने अगर खरीदना हो तो उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनमें असल में UPC कोड आपको एक किसी अथेंटिक वेबसाइट से खरीदना चाहिए। कुछ ऐसी लोकल वेबसाइट्स होती हैं जो कि UPC कोड एक बंदे को बेच देती हैं, वही UPC कोड किसी और बंदे को बेच देती हैं, बाद में वो आपस में लड़ रहे होते हैं कि ये तो मेरा है, ये मेरा है। तो इसलिए आपने किसी अथेंटिक वेबसाइट से UPC कोड खरीदना है। तो मैं आपको बताता हूँ एक वेबसाइट। सबसे पहले आप गूगल पर जाएंगे और गूगल पर लिखेंगे gs1.org, ये लिखकर आपने एंटर करना है और आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, यहाँ से आप UPC भी खरीद सकते हैं और UPC भी खरीद सकते हैं, इसे GTIN भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, यानी कि इस बारकोड के मुख्तलिफ किस्म के बारकोड होते हैं। UPC होता है, GTIN भी होता है, इस तरह के और भी होते हैं। तो आपने UPC कोड्स खरीदने हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए। और आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जितनी भी वेरिएशंस होती हैं आपके अमेजॉन पर अपने प्रोडक्ट्स की, मिसाल के तौर पर एक आप लैंप बेच रहे हैं, एक लैंप रेड कलर का है, एक ग्रीन कलर का है, तो एक ही किस्म का लैंप है लेकिन उसके 2 कलर्स हैं, तो आपने 2 कलर्स के अलग अलग UPC खरीदने पड़ेंगे आपको। इसी तरह 2 कलर्स हैं, उसमें मजीद आगे 2 साइजेस हैं, तो इस तरह आपको हर साइज के लिए, हर कलर के लिए अलग अलग UPC खरीदना पड़ेगा। तो इस तरह हर एक अलग वेरिएशन के लिए अलग UPC जरूरत होता है। तो आप gs1.org से अपना UPC को खरीद सकते हैं। इनके मुख्तलिफ पैकेजेस हैं। आप किसी सिंगल प्रोडक्ट के लिए सिर्फ एक UPC खरीदें तो वो तकरीबन $30 को मिलता है, जिसकी कोई रिन्यूअल फीस नहीं होती है। उसके बाद जब आप पैकेजेस खरीदते हैं, मिसाल के तौर पे आपने $250 का पैकेज खरीदा है, तो 1 साल बाद आपने दोबारा से $50 देके उसे रिन्यू कराना होता है, ये उनकी रिन्यूअल फीस होती है। तो इस तरह से इनके पैकेजेस हैं, आप देख सकते हैं। पैकेजेस भी आपको सूट करते हैं तो आप पैकेजेस खरीद सकते हैं। अगर आप शुरू में कोई अमेजॉन पर एक सिंगल प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं तो वो आप एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए एक UPC भी खरीद सकते हैं, जिसकी कोई एनुअल यानी कि रिन्यूअल फीस नहीं होती। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि UPC कोड्स क्या होते हैं, किस लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको कैसे खरीदा जाता है। आज हमारा टॉपिक है कि अपनी प्रोडक्ट के टाइटल के लिए, बुलेट पॉइंट्स के लिए और डिस्क्रिप्शन के लिए हमने कीवर्ड्स कैसे ढूंढने हैं अपने प्रोडक्ट के लिए और किस तरह से उनका सर्च वॉल्यूम चेक करना है और कौन कौन से कीवर्ड्स हमने सिलेक्ट करने हैं और किस तरह करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अमेजॉन पर। अमेजॉन पर हम मिसाल के तौर पर सर्च करते हैं फूड स्क्रबर। तो यहाँ जैसे सर्च करेंगे तो नीचे सजेशंस में बहुत सारे कीवर्ड्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखे हुए आ रहे हैं। एक तो हम यहाँ से भी चूज कर सकते हैं, कीवर्ड निकाल सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से। आप अपने प्रोडक्ट के मेन कीवर्ड यहाँ पे लिखेंगे, उसका नाम लिखते हैं या कुछ भी, तो नीचे सजेशंस में बहुत सारे कीवर्ड्स आपको शो होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ से भी आप पिक कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए कीवर्ड्स। अच्छा,
तो यहाँ से भी प्रॉब्लम वही होता है कि कीवर्ड्स हम पिक कर लें, सबके लिए अलग अलग हमने वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं उसे, सर्च वॉल्यूम में अलग अलग चेक करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप फुल स्क्रबर को सर्च कर लेते हैं तो इसके अगेंस्ट बहुत सारे रिजल्ट शो होंगे आपको। हम नीचे आते हैं, देखेंगे यहाँ पर भी यानी कि टॉप की ये फुल स्क्रबर्स के जो अगेंस्ट रिजल्ट शो हुए हैं उसमें टॉप की जो पोस्टें हैं वो ये वाली हैं। तो इनके टाइटल्स भी आप देख लें, इनके टाइटल से भी आप कीवर्ड्स जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी प्रॉब्लम वही है, कीवर्ड्स तो हमें यहाँ से मिल जाएंगे लेकिन उनका सर्च वॉल्यूम हमें अलग अलग चेक करना पड़ेगा, जो कि मुश्किल काम है। तो इसका सबसे आसान और मतलब पायदार जो तरीका है वो ये है, आप चले जाते हैं सीधा हीलियम 10 पर। हीलियम 10 पर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं लॉगिन करने के बाद, तो यहाँ पर एक टूल है लेफ्ट साइड पे, ये सेरिब्रो के नाम से। तो इस टूल पर आप जब क्लिक करेंगे तो सेरिब्रो खुल जाएगा और यहाँ पर सबसे पहला जो काम आपने करना है वो करना है, आपने अपनी मार्केट प्लेस सर्च करनी है जिस मार्केट में आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। तो यहाँ से हम Amazon.com सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम अमेरिकन मार्केट में कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे मांग रहा है एसन, किसी प्रोडक्ट का एसन मुझे दो ताकि मैं उस प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स आपको दूं और उनका सर्च वॉल्यूम भी बताऊं। तो हम क्या करते हैं, वापस Amazon पर जाते हैं, एक प्रोडक्ट का जो हमने फूड स्क्रबर सर्च किया था उसका किसी एक प्रोडक्ट का हम एसन उठा लेते हैं जो कि टॉप की कोई प्रोडक्ट हो। एसन यहाँ से कॉपी करेंगे जो कि प्रोडक्ट डिटेल्स में है, यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाकर इसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है गेट कीवर्ड्स, इस पर हम क्लिक कर देंगे। आप नीचे देखें तो बहुत सारे रिजल्ट शो हो रहे हैं, जो हमने प्रोडक्ट का एसन डाला है एक्यूरेट वो प्रोडक्ट भी यहाँ पे शो हो रही है। थोड़ा सा नीचे आए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पर हमें बहुत सारे कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं और साथ में इनका सर्च वॉल्यूम भी शो हो रहा है, यानी कि हमें सारा का सारा डाटा एक पेज पर मिल जाता है। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए कीवर्ड्स। तो सबसे पहला नंबर देख लें, फूड स्क्रबर फूड शावर। शावर के लिए फूड स्क्रबर, इसका जो सर्च वॉल्यूम है 1556 है। इस तरह नीचे देखें वही फूड नहीं, यहाँ पे है फूड शावर स्क्रबर, यानी कि थोड़ा सा चेंज है, इसमें भी वो शावर है, इसमें भी शावर है। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो इस तरह की बहुत सारी चीजें। लेकिन आपने क्या करना है, जब आप टाइटल बनाएंगे ना तो उसमें आपने क्या करना है कि आपका एक वर्ड दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम ऊपर वाले 3 ले लेते हैं, 3 प्रोडक्ट्स हम ऊपर वाले ले लेते हैं, तो इनमें देखें क्या क्या कॉमन है। फूड, नीचे भी फूड, फिर स्क्रबर, यहाँ भी स्क्रबर आ रहा है, यहाँ स्क्रबर नहीं आता। तो यहाँ से हमने जो डिफरेंट कीवर्ड्स होंगे यहाँ से हमने पिक कर लेने हैं। साथ साथ हमने देखना सर्च वॉल्यूम, इसका 250 है जो कि बहुत कम है। हम नीचे जाएंगे, इस तरह नीचे आप देखें यहाँ पर 6000 सर्च वॉल्यूम है, यहाँ पर 1500 है। उसके बाद और नीचे जाएंगे 7000 है, यानी कि जिन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा हमने उनमें से कीवर्ड सिलेक्ट कर लेने हैं। जब हम कीवर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हम कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए टाइटल बनाते हैं, उन्हीं कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए हम बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं, उन्हीं कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए हम प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो ये तरीका है, आपने सेरिब्रो ओपन करना है, हीलियम 10 में किसी एक प्रोडक्ट का आपने एसन डालना है, उसके बाद आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे और साथ में उनका सर्च वॉल्यूम मिल जाएगा। वो कीवर्ड्स जिनका सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम होगा उनमें से आपने कीवर्ड्स सिलेक्ट कर लेने हैं और फिर उन्हीं कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए आपने टाइटल बनाना है, बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं और आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है। और आज हमारा टॉपिक है कि हमने डिस्क्रिप्शन किस तरह से बनाना है, यानी कि HTML डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखना है और कहां से हमें पता लगेगा कि हमने मतलब कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहां से हम नॉर्मल टेक्स्ट को HTML कोड में कन्वर्ट करें और वो फिर हम अपने Amazon की जो लिस्टिंग है उसके डिस्क्रिप्शन में डालें। तो ये HTML का जो सिस्टम है वो है क्या, वो पहले तो ये समझना आप। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक प्रोडक्ट जिसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सीधी एक लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो ये एक और प्रोडक्ट है जिसका डिस्क्रिप्शन बड़ी डिटेल में लिखा हुआ है, बड़े खूबसूरत अंदाज में। सबसे पहली लाइन इसमें लिखी हुई है जो कि बोल्ड लिखी हुई है, यानी कि ये टेक्स्ट जो है ना थोड़ा मोटा है, उसके बाद वाला नीचे थोड़ा पतला है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फीचर्स भी थोड़ा मोटा करके लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे पतला करके लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर साइड पे डॉट्स भी डाले हुए हैं। तो ये सारा काम डायरेक्ट आप Amazon की लिस्टिंग जहाँ पे होती है वहां पर आप डिस्क्रिप्शन में इस तरह नहीं लिख सकते। इस तरह लिखने के लिए आपको HTML कोड चाहिए होता है। उसके बाद एक और आपको डिस्क्रिप्शन दिखाऊं, ये है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जो कि फोटोज के साथ प्रॉपर जो है यहाँ कॉलम्स बने हुए हैं, रोज बनी हुई हैं। तो ये एक डिस्क्रिप्शन है। ये किस तरह बनी हुई है, ये वो लोग बना सकते हैं जिनकी ब्रांड रजिस्टर्ड होती है Amazon पर, उसके अलावा कोई नहीं बना सकते। जब आपकी ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाएगी तब आप फोटोज के साथ प्रॉपर यानी कि एक हाई लेवल की डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। तो इन तीनों में से अगर रैंक देखा जाए तो नंबर 1 पर जाहिर सी बात है यही होगी, क्यों, क्योंकि ये फोटोज के साथ एक हाई लेवल की डिस्क्रिप्शन बनी हुई है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आएगी वो ये वाली आएगी। मैं रैंक की बात कर रहा हूँ कि अगर हम इनको पोजीशन देने लगे तो आपको कौन सी डिस्क्रिप्शन को कौन सी पोजीशन देंगे, पहले नंबर पे वो वाली होगी, दूसरे नंबर पे ये वाली होगी। क्यों ये वाली दूसरे नंबर पे होगी, क्यों, क्योंकि एक तो ये प्रॉपर डिटेल के साथ लिखी हुई है, दूसरा जरूरत के मुताबिक कुछ लाइनें बोल्ड की हुई हैं, कुछ बारीक हैं, जरूरत के मुताबिक यानी कि साथ में इनके छोटी छोटी चीजें और ऐड की हुई हैं, इनके प्रॉपर डिटेल के साथ एक परफेक्ट किस्म की डिस्क्रिप्शन बनाई हुई है। जो थर्ड जो पोजीशन मिलेगी वो आपको इस डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी पोजीशन, क्यों, क्योंकि एक लाइन में एक सादा सी लिखती है जो कि आपकी प्रोडक्ट जो रैंक करती है उसमें काफी ज्यादा असरअंदाज होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये अपना HTML कोड हमें कहां से मिलेगा, किस तरह से बनाएंगे, तो हम ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है और गूगल पर लिखना है सेलर ऐप डिस्क्रिप्शन, फ्री टूल है, आप इसे यूज करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखें Amazon प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एडिटर HTML क्रिएटर, तो ये हम लिंक क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे इस वेबसाइट पर जिसका नाम है सेलर ऐप। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास पॉपअप होगा ये रेडी टू सुपरचार्ज योर Amazon बिजनेस। तो यहाँ पर आपने क्रॉस कर देना है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये देखें लेफ्ट साइड पे जो बॉक्स नजर आ रहा है यहाँ पर आप अपनी चीजें लिखते जाते हैं और राइट साइड पे आपका HTML कोड आ जाता है। मैं दिखा देता हूँ HTML कोड भी किस तरह का होता है। तो मिसाल के तौर पर मैं फिर यहाँ पर लिखता हूँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब देखिए राइट साइड पे एक कोड आ गया।
तो ये कोड हमने असल में जब हम अमेजोन पर लिस्टिंग कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट अपलोड कर रहे होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने ये कोड डाला होता है। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर, अगर मैं कहूँ कि हमने नीचे वाली लाइन में जाना है तो मैं एंटर करूँगा, हम नीचे वाली लाइन पे आ जाएंगे और यहाँ पर एक और कोड ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को मैं बोल्ड कर लूँ, तो हम इसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे बोल्ड कर देंगे, तो ये बोल्ड हो जाएगा और साथ में और कोड भी ऐड हो गया। साथ नीचे मैंने साइज में लिखा हुआ है 6 इंचेस, 9 इंचेस, 12 इंचेस। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो नीचे बुलेट पॉइंट्स लिख दे दूँ, उसके बाद नीचे एक और लाइन में चला जाता हूँ, तो यहाँ पर ये सारा का सारा कोड ऐड होता जाएगा जिस तरह से आप इसे बनाते जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको कोई लाइन बोल्ड करनी है तो ऊपर बोल्ड का ऑप्शन भी मौजूद है, वहां से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और कुछ चीजें हैं, ट्रेडमार्क का है, हार्ट भी बना हुआ है, इस तरह ये चीजें भी, आपने रजिस्टर्ड का लोगो भी छोटा सा बना हुआ है, ये चीजें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जब ये सारी डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पर लिखनी है, जब यहाँ पर ये तैयार हो जाएगी, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपका कोड भी साथ साथ तैयार होता जाता है। आपने ये कोड यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करके आपने अपने पास रख लेना है, और जब आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं अमेजोन पर, तो डिस्क्रिप्शन में आपने ये कोड पेस्ट कर देना होता है, वहां पर ये कोड डाल देना होता है। तो आपकी डिस्क्रिप्शन जब आपकी लिस्टिंग लाइव होती है तो आपकी डिस्क्रिप्शन बिल्कुल इस डिस्क्रिप्शन की तरह नजर आती है, बिल्कुल इस तरह। तो ये एक अमेजोन का तरीकाकार है जिसके मुताबिक चलना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हमने सिंपल डिस्क्रिप्शन को एक HTML कोड में कैसे कन्वर्ट करना है। आज हमने डिस्कस करना है कि अमेजोन पर अपनी प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करते हैं, यानी कि अपनी प्रोडक्ट को कैसे अपलोड करते हैं। तो जी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि आपने अपने सेलर सेंटर अकाउंट में लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ इन्वेंट्री पर क्लिक करना है और यहाँ नीचे ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ इस पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है आई एम एडिंग ए प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, हमने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हम इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर ये हमें कह रहा है कि सिलेक्ट एक कैटेगरी, तो आपकी जो प्रोडक्ट की कैटेगरी होती है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो आपने सबसे पहला काम करना है वो ये है कि यहाँ राइट साइड पे एडवांस व्यू जहाँ पर लिखा हुआ है इसे ऑन कर लेना है। तो पहली तो बात ये समझें कि यहाँ पर बहुत सारी एडवांस व्यू में वो आपसे बहुत सारी डिटेल मांगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सारी डिटेल प्रोवाइड करनी, जो चीजें जरूरी होती हैं वो आपने प्रोवाइड करनी होती हैं। उसके बाद बाकी चीजें खाली भी छोड़ दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो अमेज़न खुद आपको फौरन बता देगा कि ये फील्ड फिल करना बहुत जरूरी है, इसके बगैर आपकी लिस्ट कंप्लीट नहीं हो सकती। तो जी शुरू करते हैं। सबसे पहली जो चीज हमसे वो डिमांड कर रहा है अमेज़न वो ये है कि प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी क्या होती है? प्रोडक्ट आईडी आपका यूपीसी कोड होता है जो कि आपने खरीदा होता है अपने प्रोडक्ट के लिए। तो सबसे पहले हमने सिलेक्ट करना है राइट साइड पे हमारी जो यानी कि कोड है उसकी टाइप क्या है, क्या वो GTIN है, EN है या फिर यूपीसी है, क्या है। तो हमने यूपीसी सिलेक्ट करना है क्योंकि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि यूपीसी कोड क्या होते हैं, अपने प्रोडक्ट के लिए कैसे खरीदे जाते हैं और कहाँ इस्तेमाल होते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हमने यूपीसी सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, प्रोडक्ट आईडी में वो यूपीसी कोड लिखते हैं जो हमने अपनी प्रोडक्ट के लिए लिया होता है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने लिखना है प्रोडक्ट नेम यानी कि प्रोडक्ट का टाइटल। तो टाइटल आपने मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले से बनाकर रखें, टाइटल भी, बुलेट पॉइंट्स भी और डिस्क्रिप्शन भी। डिस्क्रिप्शन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि HTML कोड वाली डिस्क्रिप्शन किस तरह बनती है। तो ये तीनों चीजें जो होती हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स, ये आपने पहले से बनाकर रखनी है। तो प्रॉपर वर्क करना है, प्रॉपर तरीके से, ऑप्टिमाइज तरीके से आपने ये बना के रखने हैं पहले से ही। उसके बाद आपने यहाँ पर टाइटल अपना पेस्ट कर देना है। उसके बाद लिखा हुआ नीचे ब्रांड नेम। तो अगर आपकी ब्रांड रजिस्टर्ड है तो जैसी बात है आपने अपना ब्रांड का नेम डालना है। अगर यहाँ पर आपके पास ब्रांड नेम नहीं है तो यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव ए ब्रांड वगैरह। तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अगर आपकी प्रोडक्ट की ब्रांड है तो आपने ब्रांड का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद नीचे मैन्युफैक्चरर है वो लिख लेंगे। उसके बाद पार्ट नंबर है तो वो लिख लेंगे। उसके बाद आपने साइज मैप है तो वो भी लिख देंगे। नीचे कलर, आपके प्रोडक्ट का कलर वो आपने लिख देना है। कलर मैप है तो वो भी लिख दें, नहीं है तो ना लिखें। उसके बाद हम चले जाते हैं वेरिएशंस में। तो वेरिएशंस हम डिस्कस इसमें नहीं करेंगे क्योंकि हमने सिंपल इसमें सादा सी लिस्टिंग करना सीख रहे हैं कि हमने सादा सी लिस्टिंग किस तरह करनी है। उसके वेरिएशन ये होती हैं, ये इंशाल्लाह किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल क्योंकि न्यू सेलर्स जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हमारी एक ही प्रोडक्ट शुरू में चल जाए, तो उसमें वेरिएशन होती हैं। खासतौर पर FBA जो मॉडल होता है अमेज़न बिजनेस का, उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा कॉस्टली होती हैं। इतना आसान नहीं है अमेज़न FBA खासतौर पर प्राइवेट लेवल में वेरिएशन रखना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए हम फिलहाल से स्किप कर देते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं ऑफर्स पे। तो ऑफर्स में सबसे पहले क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस, यानी कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी। यहाँ पर आपने प्राइस लिख देनी है। नीचे मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, आप यानी कि बाउंड करना चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट के जो खरीदने वाले हैं वो यानी कि इस लिमिट से ज्यादा ऑर्डर ना कर सकें, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। हैंडलिंग टाइम है नीचे, वो भी अगर चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ना सही। उसके बाद नीचे ये भी छोड़ दें, भले ये भी भले वापस छोड़ दें। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है ऑफर सेल डेट, उसके बाद रीस्टॉक डेट। तो ऑफर सेल से मुराद ये है कि सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ ऑफर स्टार्ट डेट, यानी कि अगर आप कोई ऑफर देना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के हवाले से, जिस तरह आप कोई सेल लगाते हैं या आप कोई ऑफर करते हैं कि इतने दिनों के लिए ये प्रोडक्ट $10 की है वरना ये $12 इसका ओरिजिनल रेट है उस पर बिकेगी, तो यहाँ पर आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं। ये एक्स्ट्रा चीजें जो आप कर सकते हैं एडवांस व्यू में। उसके बाद हम नीचे आएंगे थोड़ा सा। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नजर आता है फुलफिलमेंट चैनल, ये अहम है, कंपलसरी। तो ये आपने देखना है। इसके नीचे वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर लिखा हुआ है अमेज़न विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस फुलफिल्ड बाय अमेज़न, यानी कि FBA। हमारा सारा जो कोर्स है वो FBA के अराउंड है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर FBA सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि कंप्लाइंस पे आ जाना है। कंप्लाइंस का क्या मतलब है
कि आपकी कोई अगर ऐसी प्रोडक्ट है जो कि जिसको मंजूरी चाहिए अमेजोन से पर बेचने के लिए, तो उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, उसके बारे में सारी मालूमात यहाँ पर लिखनी। तो जैसी बात है, हमने कहा था कि नॉन गेटेड जो कैटेगरीज हैं हमने उनमें सेल करना है, गेटेड कैटेगरीज में नहीं करना। तो ये सारा जो सेक्शन है वो गेटेड कैटेगरीज का सेक्शन है, तो इसे हमने स्किप कर देना क्योंकि हम गेटेड कैटेगरीज में काम नहीं करते। तो वो मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से समझाया था कि गेटेड कैटेगरीज क्या होती हैं, नॉन गेटेड कैटेगरीज क्या होती हैं। तो यहाँ पर यानी कि अगर आपकी प्रोडक्ट की ऐसी प्रोडक्ट है जिसको बेचने के लिए आपको अमेजोन से कोई लीगल सर्टिफिकेशंस दिखाकर इजाजत की जरूरत होती है, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर डालते हैं। उसके बाद आ जाती हैं इमेजेस। तो यहाँ पर आप इमेजेस अपने प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड करने हैं। ये हैं इसके अपना जो इमेज के इनके गाइडलाइंस हैं इमेजेस की, भी इस तरह की इमेजेस आपने अच्छे पढ़ लेनी है। इमेज मस्ट बी एटलीस्ट 1000 पिक्सल। उसके बाद इमेज मस्ट नॉट एक्सीड 10,000 पिक्सल्स। इस तरह प्रोडक्ट मस्ट फिल एटलीस्ट 85% ऑफ द इमेज। इनके सारे इसमें बताई हुई हैं गाइडलाइंस भी। आपकी इमेजेस इस तरह होनी चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसने पूरी इमेज का 85% हिस्सा कवर किया हो, आपकी इमेज कम से कम भी 1000 पिक्सल्स की हो, आपकी इमेज 10,000 पिक्सल से ज्यादा ना हो, वगैरह वगैरह। उसके बाद आप यानी कि मजीद भी पढ़ सकते हैं इस तसल्ली के साथ। यहाँ पर आपने अपनी इमेजेस अपलोड करनी है। उसके बाद हमारे पास आती है डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले जो चीज आती है वो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है जिसके लिए हमने HTML डिस्क्रिप्शन बनाई होती है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि HTML कोड वाली डिस्क्रिप्शन किस तरह बनती है, क्या होती है, सारा फिर मैंने समझाया था। तो हमने वो क्या करना है कि यहाँ पर अपना वो HTML कोड पेस्ट कर देना है। अगर हमने HTML कोड नहीं बनाया तो हम सादा सी अगर डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो यहाँ आप सादा सी अपनी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाती है की प्रोडक्ट फीचर्स, यानी कि बुलेट पॉइंट्स जो कि आपने पहले से बना कर रखे होते हैं, तो वो आपने यहाँ पर एक एक करके ऐड कर देने हैं। उसके बाद हम चल जाते हैं कीवर्ड्स पर। कीवर्ड्स में क्या है कि ये ऑप्शनल चीज है, आप इसमें अपना ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद मतलब इस तरह की अपनी यानी कि लिस्टिंग को मजीद ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इन सारी चीजों के साथ, लेकिन ये कंपलसरी नहीं, आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मोर डिटेल में। मोर डिटेल में जितनी भी चीजें हैं ये आप अगर इनमें आप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहें तो इनमें से जो जरूरी है वो आप बाद में इन्वेंट्री मैनेजमेंट में डाल सकते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ चीजें होती हैं जो कि आपको फिलहाल पता नहीं होती। मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस आप भेज रहे हैं नहीं पता आपको। तो जब ये आप इस स्लाइड से सारा कुछ कंफर्म हो जाता है तब आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जाके अपनी लिस्टिंग को एडिट करते हैं और उसमें जो चीजें उस वक्त डालने की होती हैं वो तब डालते हैं। तो यहाँ पर आपने एट द एंड क्या करना है, सेव एंड फिनिश कर लेना है। सेव एंड फिनिश करेंगे, आपकी जो लिस्टिंग है वो अपना अमेजोन के पास चली जाएगी और फिर लाइव हो जाएगी। लेकिन लाइव कैसे होगी, एक्टिव हो जाएगी लेकिन लाइव नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब ये था, एक्टिव हो जाएगी लेकिन लाइव नहीं होगी। लाइव तब होगी जब आप उसमें इन्वेंट्री आपकी अमेजोन की तरफ पहुंच जाएगी, तब वो लाइव हो जाएगी, कस्टमर्स तक पहुंचना शुरू हो जाएगी, वरना ये एक्टिव रहेगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है आपकी लिस्टिंग में, अगर वो लिस्टिंग रिजेक्ट होती है तो आपको फौरन पता चल जाएगा, वो आपको ईमेल भी कर देते हैं। उसके अलावा आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जब जाएंगे उस आपकी लिस्टिंग पर कोई भी अगर इशू हुआ तो वहां पर आपको पता चल जाता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं PPC कैंपेन क्या होती है, किस तरह लगाई जाती है, इसके क्या क्या फायदे हैं। तो PPC का मतलब बुनियादी तौर पर है पे पर क्लिक, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट होती है अमेजोन उसको उठा के पहले पेज पर डालता है एज स्पॉन्सर्ड, यानी कि आपका एड अमेजोन खुद चलाता है, उसके बदले आपसे पैसे लेता है। जब भी वो कोई बंदा उस एड को क्लिक करके आपकी प्रोडक्ट के पेज पर आता है तो अमेजोन आपसे कुछ पैसे लेता है जितने आपने अमेजोन को कहे होते हैं कि भाई मैं इतने पैसे दूंगा अगर आपने एक बंदा भेजा है इस तरीके से। तो इसे कहते हैं पे पर क्लिक एड्स, जो कि अमेजोन आपकी प्रोडक्ट के अमेजोन पर यानी कि पहले पेज पर चलाता है। तो पहले पेज पर जो आपके एड्स आते हैं उसकी बेसिक्स क्या है, तो ये एक बिड वाला सिस्टम होता है, यानी कि एक ऑक्शन का सिस्टम होता है, यानी कि जैसे बोली लगाते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने सर्च किया अमेजोन पर ग्लास, तो ग्लास के अगेंस्ट बहुत सारे एड्स भी साथ शो हो रहे होंगे, लेकिन वो किन लोगों के एड शो हो रहे होंगे। मिसाल के तौर पर 10 एड्स मुझे शो हो रहे हैं ग्लास के। अब लेकिन एड्स जो लगाए हुए हैं बेचने वाले जो हैं वो 20 लोग हैं, जिन्होंने PPC के एड लगाए हुए हैं वो 20 है, लेकिन शो मुझे 10 हो रहे हैं। वो उन 10 लोगों के शो हो रहे हैं जिनके रेट सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा अमेजोन को पैसे दे रहे हैं, यानी कि जो बोली जीत जाते हैं। इसे कहते हैं अपने कीवर्ड्स पर बिड करना। तो खैर ये तो एक टेक्निकल सी बात थी जो मैंने आपको बता दिया। तो हमने ये PPC के ऐड लगाने कैसे होते हैं, इनका फायदा कैसे होता है। फायदा ये होता है कि आपकी सेल से फौरन बूस्ट हो जाती है, यानी कि आप जो नई लिस्टिंग लगाते होते हैं तो वो जैसी बात रैंक नहीं होती, पिछले पेजेस पर पड़ी होती है। तो अमेजोन जो है PPC के जरिए आपकी लिस्टिंग्स को पहले नंबर पर ले आता है। जब आपकी सेल्स अच्छी हो जाती हैं तब आपको PPC की जरूरत नहीं होती, तो आपकी यानी कि प्रोडक्ट रैंक कर जाती है, आपको वैसे ही सेल्स आना शुरू हो जाती है। यानी कि शुरू में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने की एक तकनीक है PPC कैंपेन। तो इस PPC कैंपेन की बहुत मुख्तलिफ किस्म मतलब कि बहुत सारी किस्में हैं, मुख्तलिफ तरीके से PPC कैंपेन लगाई जाती हैं, यानी कि मुख्तलिफ तरह से ऑडियंस को भी टारगेट किया जाता है, मुख्तलिफ तरह से इसे अपनी प्रोडक्ट को भी कवर किया जा सकता है, इसमें अपनी ब्रांड को भी कवर किया जा सकता है, इसमें मतलब मुख्तलिफ पहलू हैं PPC के भी। तो आज हम सिंपल ऑटोमेटिक जो अपना PPC की कैंपेन है, आमतौर पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव ऑटोमेटिक जो कैंपेन होती है वो होती है, बाकी बहुत इफेक्टिव होती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि वो आपने कैंपेन किस तरह से लगानी है। तो जी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो काम करेंगे वो ये है कि आप अमेजॉन सेलर सेंटर पर आ जाएंगे, लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आपने क्लिक करना है एडवर्टाइजिंग। इसको जब क्लिक करेंगे सबसे पहला ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है कैंपेन मैनेजर। आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए नीचे लिखा हुआ है क्रिएट कैंपेन, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है चूज योर कैंपेन टाइप। तो यहाँ पर 3 टाइप लिखी हुई हैं,
स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, उसके बाद स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले बिड। तो आपने यहाँ पर आपने जैसे प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कराना है तो आपने क्या करना है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पर कंटिन्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट कैंपेन। सबसे पहले कैंपेन का नाम कुछ भी नाम आप रख सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है पोर्टफोलियो से आप छोड़ दें, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट एंड। यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये कैंपेन कब से स्टार्ट हो और कब जाके ये खत्म हो जाए। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है। और यहाँ पर लिखा हुआ है डेली बजट, यानी कि आप डेली के ज्यादा आपको बजट कितना है। आप यहाँ पर $10 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं। तो जब आपका ये डेली का बजट खत्म हो जाएगा तो आपके पीपीसी के ऐड रुक जाएंगे उस दिन के लिए, अगले दिन से फिर शुरू हो जाएंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है टारगेटिंग। तो फिर हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है ऑटोमेटिक टारगेटिंग, यानी कि आप पीपीसी की एक ऑटोमेटिक टारगेटिंग की कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। इसके नीचे लिखा हुआ है मैनुअल टारगेटिंग, जो कि हम फिर कभी डिस्कस करेंगे चला। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर आपने डायनामिक रहने देनी है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड ग्रुप नेम। उसके नीचे लिखा हुआ है आप ग्रुप का नेम कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट्स, ये नीचे जो प्रोडक्ट्स लेफ्ट साइड पे आपकी शो हो रही होंगी ये आपकी एक्चुअल लिस्टिंग्स हैं जो लाइन है, यानी कि आप इनकी कैंपेन्स चला सकते हैं। आपने जिस प्रोडक्ट कैंपेन चलानी है आपने उसके सामने ऐड का बटन दबाना है और वो प्रोडक्ट आपकी राइट साइड पे आ जाएगी। जब राइट साइड पे आ जाएगी तो इसका मतलब है कि आप इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट अपनी पीपीसी की कैंपेन चला रहे हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक टारगेटिंग। उसके नीचे लिखा हुआ है सेट डिफॉल्ट बिड। यहाँ पर वो प्राइस है जब एक बंदा ऐड को क्लिक करेगा वो, यानी कि अमेजॉन को आपको पे करना पड़ेगा। अमेजॉन जब आपके ऐड चलाएगा, जब कोई बंदा आपके ऐड को क्लिक करके आपके प्रोडक्ट के पेज पर आएगा तो आपने कितने पैसे अमेजॉन को देने। मिसाल के तौर पर आप 50 सेंट लिख देते हैं, या फिर आप 70 सेंट्स लिख देते हैं, या फिर आप लिख देते हैं $1। तो ये जो चीज है ये इफेक्ट करती है बहुत ज्यादा, आपके बजट को भी इफेक्ट करती है। अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत महंगी है तो ऐसी बात आपको बिड भी थोड़ी महंगी लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपके जो कंपटीटर्स की बिड होगी वो ज्यादा होगी और वो बिड हमेशा जैसे जीतेगी। ऑप्शन वाला सिस्टम मैंने आपको पहले समझाया था, बोली लगती है आपके एड्स की भी। मिसाल के तौर पर मैं एक बंदा हूं ग्लास खरीदने वाला, मैं गया हूं अमेजॉन पर, लिखा है मैंने ग्लास, रिजल्ट तो शो हो गया अमेजॉन के, साथ में स्पॉन्सर्ड भी शो हो रहे हैं। 10 नहीं शो रहने दें, आप 3 कर लें, 3 ऐड मुझे शो हो रहे हैं। तो ऐड आपने भी लगाया हुआ है, किसी और ने भी लगाया हुआ है, किसी और ने भी लगाया हुआ है, ऐसे 10 बंदों ने ऐड लगाए हुए हैं, लेकिन मुझे तो शो 3 हो रहे हैं। मुझे 3 क्यों हो रहे हैं? अमेजॉन कैसे सिलेक्ट करता है कि कितने लोगों के ऐड यहाँ पर शो करने और जितने लोगों के करने वो कौन कौन होंगे? तो ये वो बिड होती है जो कि अमेजॉन को सिलेक्ट करने में हेल्प आउट करती है कि ये बंदा सबसे ज्यादा पैसे दे रहा है अपने ऐड के। अगर इस बंदे का ऐड क्लिक हुआ तो अमेजॉन को ज्यादा पैसे मिलेंगे, यानी कि ये बंदा बोली जीत रहा है। तो जिसके सबसे ज्यादा रेट्स होते हैं, जिनकी बिड सबसे ज्यादा होती है, जो सबसे ज्यादा पैसे अमेजॉन को दे रहा होता है, उनके ऐड सबसे पहले दिखाए जाते हैं। अगर किसी और के ऐड अवेलेबल नहीं है तो फिर जिनकी बिड्स कम होती हैं फिर उनको, फिर जो उसकी कम, उससे ज्यादा कम जिसकी होगी फिर उसके ऐड आपको यहाँ पर दिखाए जाएंगे मेन स्क्रीन पर। उसके बाद नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है क्लोज मैच, उसके बाद लिखा हुआ है लूज मैच, यानी कि आप किस तरह के ग्रुप को टारगेट करना चाह रहे हैं। आप क्या, आपने जो कीवर्ड्स होंगे जो आपका कस्टमर लिखेगा बिल्कुल उसके क्लोज मैच। उसके बाद लूज मैच थोड़े से लगूं, हो सकता है कोई ऐसी प्रोडक्ट हो बंदा उससे रिलेटेड प्रोडक्ट भी को खरीद ले तो लूज मैच। उसके बाद सब्सिट्यूट्स, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स। तो इन सब की बिड्स आप अलग राइट साइड पे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देनी है। हो सकता है तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं, किसी एक को ऑन कर सकते हैं, किसी 2 को भी ऑन कर सकते हैं, किसी को भी, मतलब आप किसी एक को भी ऑन कर सकते हैं, सबको भी ऑन कर सकते हैं। तो अगर आप एक को ऑन करते हैं मिसाल के तौर पर, क्लोज मैच को बाकी सारी ऑफ कर देते हैं, तो जो भी आपके क्लोज मैच होंगे आपके कीवर्ड के, तो वहां पर आप क्या होगा, आपकी यानी कि पीपीसी के एड वहां पर चलेंगे अगर आपके रेट आपके कंपटीटर्स से ज्यादा हुए तो। उसके बाद यहाँ पर सामने लिखा हुआ बिड। सब ग्रुप्स के लिए आप अलग बिड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो होता है सादा सा सिस्टम होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्च कैंपेन, इसको क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस योर कैंपेन लॉन्च सक्सेसफुली। इस तरह से ये कैंपेन लॉन्च हो जाती है और आपके एड्स यानी कि अमेजॉन का जो सिस्टम है उसके तहत चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको हेल्प आउट करती है इस काम में कि आप नई प्रोडक्ट जब आप लॉन्च करते हैं अमेजॉन पर, क्योंकि वो प्रोडक्ट रैंक नहीं होती, बहुत कम लोगों तक पहुंच रही होती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स लाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐड चलाते हैं। जैसे ऐड चलते हैं तो आपकी कस्टमर्स आप तक पहुंचते हैं, वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपको रिव्यूज मिलते हैं, आपको रेटिंग्स मिलती हैं। तो उन रेटिंग्स, रिव्यूज और सेल्स की बुनियाद पर आपकी प्रोडक्ट जब रैंक हो जाती है तब आपको पीपीसी एड्स की भी जरूरत नहीं होती है, तब आपकी वैसी सेल्स आना शुरू हो जाती है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।